अस्सलाम वालेकुम। सुबह से आगे में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ सही और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान के दिल में यानी कराची में, और कराची की सबसे अहम जगह, कराची की वजह शोहरत, ये जगह है जो आपको हमारे अक़ब में नज़र आ रही है, और ये है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार। बिल्कुल। और मेरी पहली दफ़ा यहाँ पर आमद हुई है। कराची और भी आई हूँ मैं, लेकिन इस जगह पर अनफॉर्चुनेटली पहली मरतबा आई हूँ और बड़ी एक्साइटेड भी फ़ील कर रही हूँ, इमोशनल भी फ़ील कर रही हूँ। याद आ रही हैं वो सारी बातें क़ायद आज़म साहब की कि जिन पर हमें अमल दरामद करना था एज़ अ कौम। और ये विज़िट अब मेरा पहली दफ़ा है तो मुझे यहाँ पर बड़ी एक एक्साइटमेंट सी हो रही है। आप लोगों को भी लेकर चलेंगे। यहाँ पर बेसिकली 3 अहम चीज़ें हैं। एक तो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की कब्र मुबारक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक म्यूज़ियम है जिसमें कि क़ायद आज़म के ज़ेर इस्तेमाल जो अशिया हैं वो रखी गई हैं, वो भी बड़ी ख़ास हैं, अहमियत की हामिल हैं। और फिर इसके अलावा चंद अहम शख्सियात और हैं जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में बड़ा अहम किरदार अदा किया था, कायद के शाना बशाना, उनकी भी कब्रें हैं, तो वहाँ पर भी आपको लेकर चलेंगे। तो ये सारा कुछ होगा हमारे इस एपिसोड में। और वैसे ये हमारा कराची वीक चल रहा है, और इस कराची वीक के अंदर हम आपको मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकात करवाएंगे, आपको कराची की मुख्तलिफ जगहों पर लेकर जाएंगे। कराची का सफ़रनामा कहिए हमारे इस हफ्ते को। तो आगाज़ करते हैं हम क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार से। आइए। तो हम आ गए। अभी अंदर जाने से पहले इसकी खास कुछ बातें जो मुझे भी नहीं पता या आवाम को भी नहीं पता, वो ज़रा बताएं। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें पता भी होंगी, लेकिन ये कि फिर भी एक तरीके से उसका हम रिमाइंडर कह लें। बिल्कुल रिमाइंडर कह क़ायद आज़म का जब इंतकाल हुआ था तो वो साल था 1948। पाकिस्तान बनने के एक साल बाद ही बाबा कौम हमसे जुदा हो गए थे। और ये ज़ाहिर एक बड़ा नाजुक मरहला होता है किसी भी कौम के लिए कि जब एक मुल्क नया अभी बना है और उसके साथ ही जो उसको लीड करने वाला, जो लीडर, फाउंडर ऑफ द नेशन है, उनका इंतकाल हो जाए। तो 1948 में उनका इंतकाल हो गया था। और जो ये मज़ार है उसके बनने का अमल शुरू हुआ था। एक ऐलान किया गया था कि जी हमें क़ायद आज़म के लिए एक मेमोरियल तामीर करना है। 1957 में ये ऐलान हुआ और दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े जो आर्किटेक्ट्स थे उन्होंने अपने अपने डिज़ाइन भेजे कि किस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए क़ायद के मज़ार का, क्योंकि ज़ाहिर हम सब ने, कौम ने एक ट्रिब्यूट पेश करना था क़ायद आज़म को। उसके बाद ये तमाम डिज़ाइंस जाते थे मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के पास, वो चेक करती थी, सिलेक्ट करती थी, और उसमें से फिर बेस्ट डिज़ाइन जो था वो उन्होंने सिलेक्ट किया और ये बनाया था याहिया मर्चेंट साहब, जो कि बॉम्बे से उनका ताल्लुक़ था, आर्किटेक्ट भी थे और क़ायद आज़म के दोस्त भी थे वो। अरे उनका ये डिज़ाइन सिलेक्ट हुआ। उसके बाद बनने का आगाज़ हुआ और फिर ये इमारत जो है वो 1970 के आसपास इसका इफ्तिताह हुआ था और अयूब खान साहब ने इसका इफ्तिताह किया था, जो उस वक्त हुक्मरान थे इस मुल्क के। अच्छा, इसका जो डिज़ाइन है उसकी ख़ास बात क़ायद आज़म की पर्सनैलिटी है कि इस इमारत के डिज़ाइन में एक तो सिंप्लिसिटी, एलिगेंस जो था पर्सनैलिटी का, वो ना हारने वाला एक ब्लॉक आपको नजर आ रहा है दूर से, क्यूब है ये, क्यूब है और उसके ऊपर एक डोम है। हाँ, तो वो क्यूब जो है मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब जिसको कहते हैं ना इत्मीनान और पाँव जमीन पर जमे होना, बिल्कुल वो पर्सनालिटी थी क़ायद आज़म की कि जैसे आप कहें कि वो झुकने वाली पर्सनालिटी नहीं थी, बैलेंस था उनकी पर्सनालिटी में और अपने अज़्म और इरादे के पक्के थे। तो ये जो क्यूब है ये उस चीज़ की निशानदेही करता है। फिर उसके बाद जो इसका जो कलर है वाइट, वो निशानदेही करता है कि उनकी जो अमन पसंदी थी उसकी निशानदेही करता है। इस हवाले से फिर ये डिज़ाइन था, इसको फिर इमारत को तामीर किया गया और फिर इसका इफ्तिताह हुआ। आज बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, क़ायद आज़म को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं, दुआ करते हैं उनके लिए। तो हम भी चलते हैं, हम भी दुआ करेंगे। बिल्कुल, चलें।
कायद आज़म की कब्र के अलावा भी यहाँ पर कुछ और ऐसी बड़ी अहम शख्सियात थी जिनकी कब्रें हैं, तो वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर भी फातिहा पढ़ लेते हैं। ये जो कब्र है ये है सरदार अब्दुल रब निश्तर की, और बड़े अहम ये रहनुमा थे पाकिस्तान की मूवमेंट के, पाकिस्तान की तहरीक के, और बाद में ये साबिक गवर्नर पंजाब भी रहे। बिल्कुल, लियाकत अली खान साहब के दौर में। बिल्कुल, तो ये उनकी कब्र भी है यहाँ पर। इधर देखते हैं, ये है कब्र मोहतरम नूरुल अमीन साहब की, जो पाकिस्तान के 8वें वज़ीर आज़म थे। बहुत शॉर्ट टेन्योर था उनका, कोई तकरीबन 13 दिन ही शायद वो गालिबन तकरीबन 13 दिन ही रहे थे। बिल्कुल, और चीफ मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, हाँ, और चीफ मिनिस्टर ईस्ट बंगाल भी रह चुके थे, और तहरीक पाकिस्तान के ये भी एक बड़े अहम रहनुमा थे, तो उनकी कब्र भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर देखते हैं जी, बेगम राना लियाकत अली ख़ान, और फिर यहाँ पर कायद मिल्लत लियाकत अली ख़ान साहब की कब्र, पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर। और ये भी वो एक कॉम्बिनेशन है जो हम एक मेल फीमेल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं कि लियाकत अली ख़ान साहब के साथ साथ हमेशा नाम आता है बेगम राना लियाकत अली ख़ान साहब। और फर्स्ट लेडीज में वैस बड़ी एक्टिव भी थी। बिल्कुल, यस, वन ऑफ द वेरी एक्टिव, पॉलिटिकली वेरी एक्टिव फर्स्ट लेडीज ऑफ दिस कंट्री। बिल्कुल, ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन जो है उनसे भी बड़ा ये वाबस्ता रही थी, और बहुत सारी ख़वातीन ऐसी मिल जाएंगी हमें कि जो कि इस पूरी तहरीक में मर्दों के शाना बशाना जिन्होंने हिस्सा लिया और पाकिस्तान को हासिल करने में अपना किरदार अदा किया। बिल्कुल, तो ये वो लीडरान थे जिन्होंने हमें इस कौम के लिए डायरेक्शन सेट की थी, तो हमें इनके ही उसूल आगे लेकर चलने हैं, हमें इनके उसूलों से पीछे रिवर्स नहीं लगाना। इस मुल्क को आगे लेकर चलने के लिए इन शख्सियात को पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। ये जो कब्र है मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की, जिनकी तारीख़ विलादत भी यहाँ पर लिखी हुई है, तारीख़ वफ़ात भी यहाँ लिखी हुई है। विलादत है इनकी 31 जुलाई 1893, और जो इस्लामी तारीख़ थी वो थी 17 मुहर्रमुल हराम 1311 हिजरी। जो तारीख़ वफ़ात है इनकी वो है 1 रबीउस्सानी 1387 हिजरी, और अंग्रेज़ी तारीख़ जो बनती है वो है 9 जुलाई 1966। और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की कब्र है यहाँ पर, ये सारी कब्रें हैं, तो मेरे ख्याल में फातिहा एंट्रेंस है जी कायद आज़म के मज़ार के म्यूज़ियम की। तो म्यूज़ियम के अंदर जाते हैं, आपको भी दिखाते हैं, आपको भी दिखाते हैं। एक्साइटमेंट हो रही है मुझे। बिल्कुल, एक्साइटमेंट होनी भी चाहिए, और ये एक्साइटमेंट अंदर जब जाएंगे तो बढ़ जाएगी। बिल्कुल, चले जी। तो ये है वो म्यूज़ियम जहाँ पर कायद आज़म की बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, बड़े नवादरात हैं, इसकी बड़ी हिस्टोरिकल वैल्यू है। और पाकिस्तान का मेरा तो पहली दफ़ा विज़िट है, अनफॉर्चुनेटली मैं तो पहली दफ़ा यहाँ पर आई हूँ इस म्यूज़ियम को देखने, लेकिन ये कह सकती हूँ कि पाकिस्तान की अहम तरीन अगर कोई जगह है तो वो ये, जिस शख्स की वजह से आई हैं उसका शुक्रिया अदा करें। आपका बहुत शुक्रिया। कायद आज़म का शुक्रिया, क्योंकि लेकिन तो आप आए हैं। हाँ, लेकिन वजह वही बता रही हूँ कि ज़रूरी इसलिए है और सबसे अहम इसलिए है कि इस जगह पर आकर आपको वो सब कुछ याद आता है जो उन्होंने इस कौम के लिए किया। बिल्कुल, हम जो भुलाए बैठे होते हैं, अपनी गेम में मगन होते हैं, वो याद आता है कि उन्होंने जो किया और किस तरीके से किया और हमें क्या करना चाहिए, हम कर क्या रहे हैं। बिल्कुल, ये भी हमें सोचना चाहिए। तो शुक्रिया कायद आज़म का है, सबसे बेहतर, सबसे बड़ा शुक्रिया। आए जी, देखते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ रखा हुआ है, आपको साथ साथ बताते रहेंगे। यहाँ पर ये भी अच्छी बात है, आपको साथ साथ हम बताते रहेंगे। अच्छा जी, ये सबसे पहले तो ये पूरा एक डेस्क है उनका, डेस्क है, वर्क स्टेशन, पेन होल्डर विद अ फोटोग्राफ ऑफ द कायद आज़म स्पेशली मेड एज अ सूवेनियर फॉर द मुस्लिम लीग सेशन पटना 1938 का सेशन। क्या बात है। ये सारी स्टेशनरी, ये सिग्नेचर है, ये उनका सिग्नेचर आपको नजर आ रहा है, मिस्टर जिना, ये उनका दस्तखत है नाज़रीन, मोहम्मद अली जिना एक्चुअली। और ये फिर तस्वीर है उनकी
जो पोर्ट्रेट्स बनाए गए उनके, जो तस्वीर बनाई गई ऑफिस में उनकी। अच्छा, और मज़े की बात आपको ये भी बताएं कि चारकोल पोर्ट्रेट है वो दरमियान वाली, चारकोल से बनी हुई है कायदे आज़म साहब की पोर्ट्रेट, साइंड बाय द आर्टिस्ट जिसने बनाई थी एस सरवर खान ऑफ आर्ट सर्विसेज बन्नू, NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस उस वक्त हुआ करता था, जिसको खैबर पख्तूनख्वा आज कहते हैं, उसमें जो है ये सिलसिला हुआ था। अच्छा जी, ये आगे जो है वो कायदे आज़म की तस्वीर, कायदे आज़म एज अ बैरिस्टर इन स्टडी दिल्ली में, क्या बात है। और ये कानून की उनकी किताबें। अच्छा, यहाँ पर इसकी जो डिस्क्रिप्शन लिखी है वो ये है कि स्टडी रूम फर्नीचर है उनका, जिस कमरे में बैठकर स्टडी किया करते थे, अपना मुतालिया किया करते थे, उस कमरे का ये सारा फर्नीचर है। ज़ाहिर है उनकी किताबें, चेयर, उनकी जो है दीगर पोर्ट्रेट्स। बिल्कुल ज़बरदस्त। आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पर ये तस्वीरों का एक ज़ख़ीरा है। हाँ। और बहुत सारी हिस्टोरिकल तस्वीर आपको यहाँ पर मिलेंगी। कायदे आज़म और मिस्टर गांधी, बड़ी मशहूर तस्वीर है 1944 की, जब इनकी टॉक्स हुई थी। उसके बाद उन्होंने जो है वो नेगोशिएट करके मामला तय किए थे। ये कायदे आज़म की ख़ास बात थी ना कि वो हमेशा गुफ्तगू पर यकीन रखते थे और बातचीत, गुफ्तगू करें, डायलॉग करें और उसके बाद मसले के हल तक पहुँचे। डायलॉग नहीं होगा तो मसले का हल नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये तस्वीर भी एक बड़ी ज़बरदस्त तस्वीर है। कायदे आज़म और फिर माउंट बैटन और लेडी माउंट बैटन, 1947 की 5 अप्रैल की ये तस्वीर है। और ये देखें, ये फातिमा जिन्ना एंड दीना भाई, डॉटर ऑफ कायदे आज़म, ये उनकी तस्वीरें हैं यहाँ पर ऊपर। 1948 की तस्वीर, जब वो कायदे आज़म की कब्र पर सोगवार खड़े हैं और उसके नीचे कायदे आज़म का जो सफ़र आखिरत है उसकी तस्वीरें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लोगों की वालिहाना मोहब्बत वो भी नज़र आ रही है। और जो नाज़रीन पुराने लोग थे जिन्होंने ये सब अपने आंखों से मनाजिर देखे, उनसे जब हमारी कभी बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान की तारीख़ का जो आवाम ने महसूस किया कि सोगवार तरीन दिन, जिस पे पूरी कौम इस कदर सोगवार थी कि हर बच्चा, हर बड़ा आंखों से आंसू बहा रहा था, वो दिन था जब कायदे हमें छोड़ के चले गए। बिल्कुल। अच्छा, ये देखें, ये एक और तस्वीर है जिसमें कायदे आज़म ताला खोल रहे हैं और ये ताला है कायदे आज़म स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह कर रहे हैं। और ये तकरीब उनकी ज़िंदगी की आखिरी तकरीब थी, उसकी ये तस्वीर है। और ये ज़ाहिर है माली मामलात के हवाले से भी कायदे आज़म ने हमेशा ये बात की कि हम अपने मुल्क के माली मामलात को सूद से पाक रखेंगे। बहरहाल वो अभी तक हम अचीव नहीं कर पाए। सूद से पाक रखेंगे, करप्शन से पाक रखेंगे। हाँ। जो पैसा जिसका है, जिस पर लगना चाहिए उसको, जिसको जो डिजर्व करता है उस पर लगाएंगे। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की एक ऐसी चीज़ है कि जिस पर काम करने की ज़रूरत है हमें एज अ कौम। वो हमें अपना रोल मॉडल बनाना है। बिल्कुल। अच्छा, फिर यहाँ पर कुछ नज़मों और सपासनामों का एक ज़ख़ीरा है जो कि कायदे आज़म जब मुस्लिम लीग के सदर थे या फिर कायदे आज़म पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे तो उनको बड़ी तादाद में ये सपासनामे और नज़में पेश की जाती थी उनके ऑनर में, तोहफा दिया जाता था। तो वो फिर सारी कलेक्शन यहाँ पर अच्छा बनाई गई। क्या बात। अच्छा जी, आगे देखें, ये जो कमरा है ये गालिबन कायदे आज़म की आरामगाह है और उनकी स्टिक, बेड है, स्टिक है, जूते पड़े हैं, जूते पड़े हैं। ये भी दिखाएं लोगों को कि उनके यहाँ पर शूज भी पड़े हुए हैं, उनकी वार्डरोब पड़ी है, ड्रेसिंग टेबल। और स्टाइल से तो हम सब वाकिफ। स्टाइल वो देखें, वो जो जूते हैं, ये भी जूते बड़े इंटरेस्टिंग हैं, जो वो आमतौर पर ज्यादा पहनते होंगे शायद, क्योंकि बिल्कुल बेड के साथ रखे गए हैं। और वो जो उस जगह पर जूते पड़े हैं, फिर उसमें व्हाइट कलर आप देखें वो खुद से पड़े हैं, तो स्टाइल तो फिर खत्म हो जाता है। कायदे आज़म से शुरू होता था और वहीं पर खत्म हो जाता था स्टाइल उनका। और ये जो इनके बेडरूम में खास तस्वीर रखी गई हैं, ये भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की ज़िंदगी का एक बड़ा अहम पहलू है जो इन तस्वीरों में नज़र आता है। बिल्कुल, उनकी बेगम साहिबा के साथ उनकी बड़ी अच्छी तस्वीर है, बड़ा ज़बरदस्त ये किसी ने जो है वो बनाया है। और वो तस्वीर जिसमें वो सोफे पर टेक लगाई हुई है, क्लास है वैसे, क्लास स्टाइल तो है, क्लास है बिल्कुल। ये आगे देखते हैं आगे क्या सामान। अच्छा, यहाँ पर ये है जी गन्स हैं। अच्छा, सॉर्ड्स, blue velvet box for a sword decorated with 12 gilded brass medallions on top of lid provided, फलाना फलाना, बड़ी अच्छी खासी लंबी वो उसकी। लेकिन ये सारे वो तहाइफ हैं जो गन्स और तलवारें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को मुख्तलिफ औकात में पेश की जाती रही। देखें वो लिखा हुआ है प्रेजेंटेड बाय मोहम्मद अल्लाह बख्श सलीम,
कायदे आजम जिंदाबाद, वो ऊपर वाली गन पे ये लिखा हुआ है, उन्होंने तोहफा दिया होगा, पेशावर फैक्ट्री से बनी हुई मुस्लिम आर्म्स एंड एम्यूनेशन के ये मालिक थे, बिल्कुल, और इन्होंने पेशावर में ये बनाई और कायदे आजम को गिफ्ट की। अच्छा, अब ये एक तरफ ये गन्स और तलवारें आ गई, इधर आ गया स्पोर्ट्स का मामला। एक और शौक जो है, वाह, गोल्फ। और उनके सामान में 3 थैले गोल्फ के साजो सामान से भरे हुए थे कायदे आजम के सामान में। जी बिल्कुल, और आला किस्म की स्टिक्स और बॉल्स थी उसके अंदर। और फिर दूसरा वो एक तस्वीर बड़ी मशहूर है, वो भी यहाँ लगी हुई है, जो ब्लेड खेल रहे हैं कायदे आजम, वो तस्वीर भी यहाँ पर लगी हुई है। क्या बात है। आगे चलते हैं जी। अच्छा, ये है जी कायदे आजम का, यूँ कह लीजिए एक डाइनिंग रूम का नक्शा बनाया हुआ है। ये उनकी कटलरी है, चम्मच, कांटा, छुरी, जिससे खाया करते थे, लेदर केस में रखे गए होते थे। वैसे ये चीजें बड़ी छोटी छोटी तस्वर की जाती है ना, कि किसी का चम्मच है, कांटा है, लेकिन किसी का तो छोटा मोटा ही होगा। ये तो हम जिसका रखा गया है उसके हिसाब से तो हर चीज, उनके तो मोजे से लेके उनकी सर की जो जिना कैप तक। मैं वही कह रहा हूँ कि वैसे नॉर्मल चीजें, आम चीजें, छोटी चीजें, लेकिन निस्बत जो है वो बड़ा बना देती है किसी भी चीज को, क्योंकि ये कायदे आजम की है तो इसकी एक अपनी अहमियत है। मतलब चलते चलते ये चीजें देखते देखते आंखों में आंसू से आ जाते हैं, किसी वक्त ये एहसास होता है कि उस आदमी ने हमारे लिए क्या किया। अच्छा, अब ये तस्वीर देखें, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट तस्वीर है। एक तो रतन भाई की, जिनसे कायदे आजम ने अप्रैल 1918 में शादी की थी। बिल्कुल। उसके बाद फिर कायदे आजम की हमशीरा शिरीन बाई, उनका भी ये तस्वीर है यहाँ पर। और ऊपर जो है वो फातिमा जिना साहिबा, मरियम बाई और रहमत बाई, ये तीनों जो हैं कायदे आजम की हमशीराएँ थी, बहनें थी, उनके साथ भी है, उनकी तस्वीर भी एक। बिल्कुल। फिर आगे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर है, कायदे आजम विद हिज डॉटर मिस दीना जिना जी, और साथ इनका पेट डॉग भी है। बिल्कुल, दो, हाँ, नीचे भी है वाइट वाला, तो बड़ा क्यूट है वैसे। दोनों स्टाइल रखे हैं, वो जरा खतरनाक सा लग रहा है, काला वाला। अच्छा, वो भी बड़ी खूबसूरत तस्वीर है और बड़ी मशहूर है जी, गूगल पे हर जगह आपको वो मिलती है। फातिमा जिना साहिबा और उनकी बेटी दीना जिना, और फातिमा जिना साहिबा उनकी बहन, और ये दूसरी जो है फातिमा जिना साहिबा के साथ तस्वीर जो है, ये भी बड़ी ज़बरदस्त तस्वीर है। अच्छा, अब ये वही बात है ना कि एक आदमी और उनके साथ एक खातून, ये दोनों भाई बहन, इन दोनों की मेहनत और इन दोनों का कंप्लीट बैलेंस। बिल्कुल कंप्लीट बैलेंस। और एम्पावर जो खवातीन है, एम्पावरमेंट की निशानी हमारे लिए ये खातून है। मतलब जहाँ जाते थे इस खातून को अपने साथ रखते थे। बिल्कुल बिल्कुल। ये कभी नहीं किया कि मैं वहाँ फलां जलसे में जा रहा हूँ, मर्द होंगे तुम मत चलो, या घर बैठ जाओ, तुम्हारा क्या काम पढ़ने का। डेंटिस्ट थी बाय प्रोफेशन, बिल्कुल पढ़ी लिखी, एम्पावर्ड खातून और पॉलिटिकली बड़ी सेवी जिसको कहते हैं। तो और हमारे लिए जो 2 खवातीन जो है वो मिसाल बन जाती है। वैसे इस्लामिक हिस्ट्री में बहुत सारी खवातीन हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, और उनकी जो है वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, बहुत सारी खवातीन इस्लामिक हिस्ट्री में और पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखें तो वो हिस्ट्री जो है मोहतरमा फातिमा जिना के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। अच्छा, ये देखें, ये कुछ चीते की खाल है। चीते की खाल है, कैलकटा टैनरी जो है, टाइगर स्किन टैंड बाय हिंदुस्तान टैनरी कैलकटा, ज़बरदस्त। अच्छा जी, ये जो है एक तरह से कोई लाउंज वाला एनवायरनमेंट या कोई ड्राइंग रूम का एनवायरनमेंट। यहाँ पर देखें बीबीसी के नुमाइंदे को इंटरव्यू दे रहे हैं कायदे आजम, उसकी तस्वीर भी लगी हुई है। क्या बात है। आगे देखते हैं। ये जूतों की एक और कलेक्शन आ गई। क्या बात है। और इसकी मैं डिस्क्रिप्शन आपको पढ़ के सुनाती हूँ, फिर बताइएगा कि स्टाइल यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाता। A pair of brown calf and white buck brogue shoes। अब ये जिसको समझ आई है वो ऐसे जूते ढूंढे, और जिसको समझ नहीं आई तो वो ऐसे जूतों को सिर्फ देखे। और ये जो शूज हैं वाइट और ब्राउन, ये उन्होंने उस तस्वीर में ऊपर जो लगी हुई है उसमें गालिबन यही शूज पहने हुए हैं। बिल्कुल यही तस्वीर है और इसमें ये शूज पहने हुए हैं। क्या बात है। मतलब ऐसे जूते ढूंढने पड़ेंगे, कहीं से लेने पड़ेंगे। खुद से भी पड़े हुए हैं इधर, खुद से भी हैं, वो स्पोर्ट्स शूज भी हैं वाइट। यहाँ पर ये इनके जो है वो एंकल शूज भी हैं, और बिल्कुल सेमी ब्रोक स्वेड शूज। क्या बात, सारी तस्वीर। अच्छा, ये इनका एक तरह से ड्रेसिंग गाउन, फिर ये शेरवानी, मशहूर तरीन जो शेरवानी। ये तस्वीर वैसे ये जो दरमियान वाली है जिसमें सन ग्लासेस पहने हुए हैं, सन ग्लासेस पहनी हुई है, सिब्बी एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं 1948 में। अब यहाँ पर पाकिस्तान बन चुका है, बिल्कुल ठीक है। और सिर्फ आप इसमें चेहरे की मुस्कुराहट देखें और आप अंदाजा लगाएं कि एक आदमी जिसने इतनी बड़ी कौम बना दी और एक पूरा मुल्क हासिल कर लिया अपनी कौम के लिए,
उसके चेहरे पे ये प्राइड है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, इत्मीनान, तसल्ली, क्या आपको नजर आ रहा है? मुझे तो ये सारे अल्फाज उनके चेहरे में नजर आ रहे हैं। सारी चीज़ें बिल्कुल। ये आगे देखते हैं इनके कपड़े। अच्छा, यहाँ पर ये इनकी शेरवानी, मशहूर ज़माना शेरवानी, जो कि हमारा कौमी लिबास है। हाँ। फिर उसके बाद शेरवानी तो चलें कौमी लिबास है, लेकिन सूट और स्टाइल वो भी ज़बरदस्त है। ये देखें कितना खूबसूरत सूट, 3 पीस नेवी ब्लू सर्ज सूट, और ये इन्होंने लंदन से बनवाया था। हाँ, लेस्ली एंड रॉबर्ट्स। ये कोई टेलर्स होंगे, ये कोई वो क्या होंगे, वो जो फैशन डिज़ाइनर, बिल्कुल, उन्होंने जो है वो बनाया है इसको। अच्छा, फिर उसके बाद ये है यहाँ पर वाइट ड्रिल ब्रीचेस है, और ये देखें आप, ये इसमें तस्वीर भी है। हाँ। यहाँ पर क्या बात है। और वही वाला जो छोटा नन्हा प्यारा क्यूट सा कुत्ता है, वो कुत्ता भी साथ उस तस्वीर में है। सही। यहाँ पर भी उनकी ये सारी ब्रेसेस भी पड़े हुए हैं, और उसके अलावा ये बेल्ट्स हैं। आगे आए तो फिर ये कानूनदान का लिबास, ब्लैक सिल्क लॉ रोब जो है उनका, और इसके ऊपर ये वाइट बटरफ्लाई भी लगी हुई है। अच्छा, ये देखें, ये भी तस्वीर कुछ अहम है। एक तो कायद आज़म के भाई अहमद अली जिन्ना साहब, वो, और फिर कायद आज़म के वालिद जिन्ना पूंजा साहब, उनकी तस्वीर भी यहाँ पर मौजूद है। और ये एक और 3 पीस सूट उनका डबल ब्रेस्टेड स्टाइल में है। हाँ, बड़ा जबरदस्त है वैसे। डबल ब्रेस्टेड लाइंस है वाइट। यस। और ये जवानी की तस्वीर, वो वाली देखें जब मूंछें हुआ करती भी, और वाह वाह वाह, हैंडसम आदमी थे भाई। अच्छा, आगे यहाँ पर वो गाड़ियाँ रखी हुई हैं जो कि कायद आज़म के ज़ेरे इस्तेमाल रही हैं। एक पैकार्ड कार है, ये देखें भाई, ये ज़ाती उनकी पैकार्ड कार है, 1938 का मॉडल। इसको रिकंडीशन किया था, 1938 का ये मॉडल है। KAM देखें, ये भी क्या बन रहा है, KAM काम 1327 काम जो कायद आज़म ने हमेशा कहा है, गाड़ी का नंबर भी काम है। बिल्कुल। और कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है इसका, वो USA है। और ये एक पीछे एक ब्लैक कार भी है, वो तो बड़ी वैसे चमक रही है, ऐसी चमक मार रही है वो। कैडिलैक है वो जी। ये सरकारी गाड़ी कायद आज़म की 1947 का कैडिलैक। हाँ, और नंबर प्लेट जो है वो ब्रिटिश क्राउन एंड पाकिस्तान, ब्लैक कलर है, और लेफ्ट हैंड ड्राइव है। ये वाइट वाली जो थी वो राइट हैंड ड्राइव थी। और इन गाड़ियों को देख के मुझे एक चीज़ का वैसे ख्याल आया, हम कहते हैं ना कि भाई जो लीडर है वो अवामी तो हो, कायद आज़म बड़े अवामी आदमी थे, वो लोगों के साथ बैठकर बात करना, उनको सुनना, लेकिन साथ ही जिस ओहदे पर वो थे उस रुतबे की भी शान उन्होंने बनाई रखी कि भाई एक ऑफिशियल आदमी जो एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका ये मकाम है, ऐसी गाड़ी उसके पास होनी चाहिए। बाहर के डेलीगेशन आए, वो देखें कि उसको उसकी जो कौम है या उसका जो स्टेट है वो किस तरह से इज्जत से ट्रीट कर रहा है। तो हम अक्सर कहते हैं भाई फलां ने ये इस गाड़ी में क्यों बैठ गया, इतनी महंगी गाड़ी वजीर आजम की, या इतनी महंगी गाड़ी, तो वो उसके स्टेटस को रिप्रेजेंट करती है, वो एक मुल्क का वजीर आजम है। हाँ, अलबत्ता पैसा मारा ना हो उसने, बता सकता हो वो कि ये गाड़ी कहाँ से आई है, पैसा जो है वो ऑफिशियल था और ये गाड़ी वापस कर देगा, तब वो तो फिर बात है कि आपको पता ही ना चले कि वो सामान जो था वो आया कहाँ से था और उसके बाद गया कहाँ, क्योंकि ये बड़े मसाइल होते हैं हमारे। अदरवाइज दिस इज द स्टेटस ऑफ अ हेड ऑफ द स्टेट। बिल्कुल। चलें जी, तो ये हो गया जी म्यूजियम का सिलसिला। म्यूजियम हमने देख लिया, अब मजीद जो है वो आपको हम दिखाते हैं कुछ और चीज़ें ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सुबह से आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। सियालकोट में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को बुनियाद बनाकर जिस कबीह फ़ेल को सरअंजाम दिया गया, उस पर पूरी कौम शर्मसार है। आज कराची में मैं मौजूद हूँ जामिया सुफ़ा में, जहाँ पर हम मुलाकात करेंगे मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब से, जो कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के रुकन हैं। उनसे हम बात करेंगे कि मुआशरे में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी को कैसे रोका जा सकता है और दीन इस तरह के अमाल के बारे में क्या कहता है। क्या सियालकोट में हुआ, इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या ये दीन की तालीम है? क्योंकि वाक़या
होता इस्लाम के नाम पर है, फिर बाद में हम तो ये कह रहे होते हैं कि इस्लाम अमन का मज़हब है, लेकिन जिस तरीके का ये वाक़या है और जिन चीज़ों से इसको जोड़ा जा रहा है, वो ज़ाहिर है वो फिर एक दीनी ही मामला बन जाता है। तो हमारे दीन के हवाले से क्या ये सिखा रहा है दीन, और अगर ये नहीं सिखा रहा तो फिर ये मामलात कहाँ से आ रहे हैं हम में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। देखें, इस सिलसिले में हम तो 100% वाज़े और क्लियर कट हैं, और तमाम नादरीन और सामीन को भी इस सिलसिले में वाज़े तौर पर ये बात समझनी चाहिए कि ये जो सियालकोट का वाक़या है, इसको आप सफाकियत कह सकते हैं, दरिंदगी कह सकते हैं, बहीमियत कह सकते हैं, जहालत का शाखसाना कह सकते हैं, दीन से दूरी, नावाक़फ़ियत कह सकते हैं। इसका इस्लाम, शरीयत मुहम्मदिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और अहादीस मुबारका, कुरान करीम से दूर दूर का कोई वास्ता और ताल्लुक़ नहीं है। मैं इस सिलसिले में आपको वाज़ेह तौर पर यह बात कहना चाहता हूँ, आप सूरह नूर उठा लीजिए, मुख्तलिफ़ जराइम है। अब वो जो जराइम हैं उनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहीं निसाब शहादत को बयान फरमा रहे हैं, कहीं पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गवाहों की तफसीलात बयान फरमा रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक आदमी दूसरे को अगर 100 रुपया 1000 रुपया कर्ज़ देता है तो सूरह बकरा के अंदर आयतुल मुदायना के नाम से वहाँ पर गवाह मुकर्रर करने की तफसीलात, गवाह कैसे होने चाहिए उसकी तफसीलात। अच्छा, अब आप आ जाइए अहादीस तजरिबा की तरफ, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं अल-बय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकर। सिहाह सित्ता की हदीस है, ऑथेंटिक तरीन हदीस है। क्या जो भी मुद्दई होगा उसके ऊपर गवाह पेश करना लाजिम होगा, और जो मुद्दा अलैह होगा, जो मुनकर होगा, उसके ऊपर यमीन यानी कसम और हलफ आएगा। अब आप देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से हमें मुद्दई, गवाह, मुद्दा अलैह, इस्तिगासा, बय्यिना, गवाहों की कंडीशंस, गवाहों की शराइत, लेट द कोर्ट डिसाइड, ये बाकायदा अहादीस के अंदर के अदालत के तरफ लेकर के जाओ, अदालत में जाओ, अदालत के अंदर जा कर के ये सारे का सारा एक पूरा प्रोसेस चलेगा। अहादीस तो ये बता रही हैं, कुरान करीम की सूरह बकरा, सूरह नूर तो ये बता रही है। और आम जराइम के बारे में मैंने आपको बताया, 100 रुपया 1000 रुपया लेन देन के मामले पर भी कुरान करीम ये कह रहा है कि भाई गवाह ऐसे होने चाहिए। अच्छा, अगर मर्द नहीं मिले तो औरतें इतनी गवाह हों, वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी तफसीलात। तो अब आप मुझे बताइए, एक तरफ ये मंजरनामा जो सियालकोट में आपको नज़र आता है, दूसरी तरफ कुरान और सुन्नत की ये तालीमात, इन तालीमात को सामने रखते हुए एक हुजूम का उठना, बल्वे की शक्ल इख्तियार करना, किसी भी गैर मुस्लिम को या किसी भी इंसान को पकड़ना, रस्सियों से जकड़ना, उसको नौजुबिल्ला नंगा करना, उसका चेहरा गायब कर देना, उसे मार मार कर रस्सियों से जकड़ जकड़ घसीट घसीट कर चौरंगी और सड़क पर लेकर के आना, उसे कत्ल कर देना, उसकी लाश को जला देना, इसका इस्लाम से क्या वास्ता हो सकता है? इसका शरीयत से क्या ताल्लुक वास्ता हो सकता है? कोई लिंक नहीं है। जिहालत है और आला दर्जे की सफाकियत और बर्बरियत है। इसका सफाकियत, बर्बरियत, दरिंदगी से ताल्लुक़ हो सकता है। कुरान और सुन्नत की सुनहरी, आला और खुशगवार तालीमात से इसका कोई वास्ता नहीं। जिन लोगों ने ये काम किया उनके लिए इस्लाम क्या कह रहा है? वाज़ेह तौर पर यह बात है, आपको मालूम होना चाहिए, सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अदालत से उनकी खिलाफत के दौर और ज़माने के अंदर उन्होंने न सिर्फ ये कि ये हुक्म दिया, बल्कि ऐसे भी कई सारे मुकदमात के फ़ैसले किए कि अगर एक आदमी को कत्ल करने में 50 अफराद मुलव्वस थे तो 50 को सज़ाए मौत दी गई। यानी 50 के बारे में सज़ाए मौत का फ़ैसला आ रहा है कि अगर एक आदमी को कत्ल करने के अंदर 50 आदमी भी, अगर इससे शरीयत को, कोर्ट और अदालत को कोई बहस नहीं है कि वो बंदा तो एक मरा था, अब आप सज़ा 50 को, अगर वो मुलव्वस है बराह रास्त और वो भी शरई सबूतों के ज़रिए से साबित हो जाए, तो ये जिन लोगों ने ये हरकत की है उन्होंने हराम हरकत की है। अच्छा, दूसरी बात, क्या तमाम स्कूल ऑफ थाट और तमाम मसालिक और मकातिब फ़िक्र का इस बात पर इजमा और कंसेंसस और इत्तफाक नहीं है कि अगर कोई शख्स डिक्लेयर्ड गुस्ताख रसूल भी हो, कन्फर्म बाय द कोर्ट साबित हो चुका हो, मुसला करना क्या जायज़ है? क्या उसका मुंह उड़ा देना जायज़ है? क्या उसको नंगा करना जायज़ है? क्या उसकी लाश को जलाना जायज़ है? क्या उसके इस तरह टुकड़े टुकड़े करना जायज़ है? क्या उसको इस तरह सड़कों पर, इसकी कोई शरीयत में इजाज़त नहीं है, हराम है। वो एक अदालती प्रोसेस चलेगा, उसके नतीजे में सबूतों को जब मुकम्मल तौर पर हम समझ लेते हैं, हम क्या
कोर्ट का काजी, जज ये समझ लेता है कि अब ये जुर्म साबित हो चुका और उसको सजाए मौत दी जाए, तो वो सजाए मौत उसी कानूनी तरीके तो यानी पर कि दी इस जाएगी। बात की कतई इजाज़त नहीं है कि कोई भी शख्स दीन के नाम पर कानून अपने हाथ में ले और किसी भी तरीके से किसी इंसान को नुकसान पहुंचाए। हरगिज़ इजाज़त नहीं है, हरगिज़ अच्छा, इजाज़त। अब ये फिर जो जज्बात लोगों के अंदर आ रहे हैं, इनका रूट कॉज क्या है? ये क्यों हम इतना एक्सट्रीमिस्ट होते जा रहे हैं कि अक्सर औकात इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं कि भाई किसी ने कुछ किया नहीं किया कुछ नहीं पता, लोग उठे और उन्होंने ये शुरू कर दिया मामला। दैट इज़ अ पॉइंट। अब जो आपने ये सवाल फरमाया बहुत ही ज़्यादा वैलिड क्वेश्चन है और इस पर हमें आना चाहिए और ठंडे दिल से हमें इस पर गौर करना चाहिए कि इस तरह के वाक़यात के असबाब क्या हैं। तो ये एक लंबी फहरिस्त है, मैं उसमें से चंद एक की तरफ इशारा करना ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि सच्ची बात ये है, अवामुन्नास का, लोगों का अदलिया के सिस्टम पर, जस्टिस सिस्टम पर कॉन्फिडेंस नहीं रहा। ये एक अहम तरीन बात है, कोई कितनी ही नज़रें चुराए। अच्छा, एक बात और भी मैं यहाँ जिक्र कर दूँ, इस नुक्ते की तरफ इशारा करते हुए मैं पहली ही फुर्सत में ये बता दूँ कि अगर अदालत पर किसी का भरोसा और एतमाद नहीं रहा, तब भी इस तरह कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं हो सकती है। हम इस कत्ल और बर्बरियत की जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे, इसको हम जस्टिफाई नहीं कर रहे कि अगर फ़र्ज़ करें अदालत ने अपना एतमाद बहाल नहीं किया, कॉन्फिडेंस रिस्टोर नहीं किया, लोगों को भरोसा नहीं रहा, तो अब लोग अपने हाथ में कानून लेने लग जाए। हरगिज़ नहीं हो सकता, ये तो बहरहाल नाजायज़ है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। लेकिन मैं असबाब की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब निज़ाम और रियासत और सिस्टम की ऐनक से देखा जाता है और ख़ास तौर पर हुक्मरानों को जब देखा जाता है, तो फिर वो बंद कमरे के अंदर बैठ करके तमाम असबाब का तज्जिया तो करेंगे, वो असबाब का जायज़ा तो ठंडे दिल से लेंगे। अब हम असबाब की तरफ आते हैं। तो पहला सबब बुनियादी तौर पर जो मैं समझता हूँ, लोगों को अदालती सिस्टम पर भरोसा नहीं रहा, अदलिया पर कॉन्फिडेंस नहीं रहा। इसकी मिसाल कराची में बेशुमार मरतबा ये वाक़यात पेश आते हैं, गली कूचों के अंदर, आपने भी कई दफ़ा इस पर प्रोग्राम किए होंगे और बहुत सारे मीडिया के लोगों ने प्रोग्राम किए। डाकू हाथ चढ़ता है और उस हत्थे चढ़े हुए डाकू को आसपास के दुकानदार, मजमा और आम लोग उसको वहीं पर मार मार के कत्ल कर देते हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्यों करते हैं? सिर्फ इसका एक ही जवाब है, वो जो मोबाइल और वो जो स्ट्रीट क्राइम और वो जो मुसलसल पैसों का लूटना, बैंकों की डकैतियाँ, दुकानों की डकैतियाँ और ये जो मोबाइल क्रिमिनल किस्म के जितने अफराद, ये जानते हैं, इनके दिमागों में ये बात कूट कूट करके भरी हुई है, अगर हमने इसको पुलिस के हवाले किया 4 घंटे बाद छूट कर आ जाएगा। तो अब जब ये मामला है, लोगों के दिमागों में ये बात बैठी हुई है कि जनाब ये छूट कर आ जाएंगे, आगे रिश्वतखोरी का बाजार गर्म है, 8-4 घंटे 2-4 दिन के बाद ये वापस इन्हीं गलियों के अंदर दोबारा लूटते हुए नजर आएंगे, बेगुनाहों को गोलियां मारते हुए नजर आएंगे और 100-500 हज़ार रुपए पर नौजवानों को तड़पते हुए छोड़कर जाएंगे, ब्रस्ट खाली करके जाएंगे। जब वो ये देखते हैं तो फिर वो वहीं रोड पर अपना एक जस्टिस सिस्टम लगाते हैं, रोड पर अदालत कायम करते हैं, रोड पर उसको मार देते हैं। अगर आवाम को भरोसा होता तो कभी वो ये हरकत ना करते। बल्कि मैं आपको यहाँ एक मज़े की बात बताऊँ, हम ये बार बार बात करते हैं ना, तो हमें भी इसी तरह के मैसेज आते हैं। वो कहते हैं कि आप बार बार ये तलकीन क्यों करते हैं कि जनाब अदालत की तरफ मुंतकिल करो? आपको पता नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर या हमारी अदालतों के अंदर या हमारी गवर्नमेंट की क्या क्या सूरत हाल है? मेरे पास कई दफ़ा इस तरह के मैसेज आ चुके हैं। तो हम उनके जवाब में कहते हैं, भाई अगर अदलिया का या हुकूमती निज़ाम कमज़ोर है तो फिर वो जाने, उनका खुदा जाने। हमारी जिम्मेदारी यहाँ फारिग हो जाएगी कि हमने पकड़ा और कानून के हवाले कर दिया। एक रीज़न तो ये जी, एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न जो इसके अंदर हमें समझना चाहिए वो ये कि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर, पूरे के पूरे मुल्क के अंदर एक ख़तरनाक किस्म का, बहुत ही ख़तरनाक किस्म का स्ट्रेस लेवल बहुत ऊपर तक जा चुका है। अब वो नफ्सियात के माहिरीन से पूछा जाए, यानी अदम बर्दाश्त और तशद्दुद पूरे मुल्क में आम हो चुका है। उसमें बेरोज़गारी भी है, उसमें महंगाई भी है, उसके अंदर अदलिया के आम मामलात के अंदर जस्टिस सिस्टम का ना होना है, सियासतदानों की लड़ाई भी, आपस के अंदर इंतशार भी, और ये बढ़ती हुई खुदकशी, ख़तरनाक हद तक इस वक्त खुदकशियों का जो रुझान है वो ड्रामाई अंदाज में फिगर्स क्रॉस कर चुका है। ये सारे के सारे मामलात भी ये बताते हैं कि मजमूई तौर पर भी हमारे मुल्क के अंदर स्ट्रेस लेवल बहुत हद तक बढ़ चुका है, जिस पर हुक्मरानों को मुतवज्जह होना चाहिए। 2 और तीसरा एक बड़ा अहम सबब है, और वो मैं माज़रत के साथ कहना चाहता हूँ, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, एक पूरा ख़तरनाक माइंड सेट तैयार किया गया है। और वो जो एक ख़तरनाक माइंड सेट तैयार किया गया है कि जनाब बग़ैर तहक़ीक़ के तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगा कर किसी को भी मारो, उठो, बलवा, हुजूम,
फिर क्या ऐसे लोगों को, मैं इस हुकूमत की बात नहीं करता, सब के सब मुलव्वस हैं, पिछली हुकूमत, उससे पिछली हुकूमत, उससे पिछली हुकूमत, सरसरी, वक्ती, आर्जी, पॉइंट स्कोरिंग के लिए, सियासी मफाद परस्ती के लिए क्या ऐसे हुजूमों को हलाशेरी नहीं दी गई है? क्या हमने पाकिस्तान की सड़कों पर ये मंजर नहीं देखे? अगर उनको हलाशेरी दी गई है, अच्छा क्यों दी गई है? मैं चूंकि फलां जमात का हूं तो फलां जमात वाले को दबाओ, अब फलां पार्टी वाले को दबाओ, फलां सियासत वाले को दबाओ। अब ये जो हमने सियासत के अंदर इस जैसे जज्बात को भी इस्तेमाल करना शुरू किया, यहाँ एक नुक्ता ज़हन में रखें, बाज़ लोग कहते हैं सियासत में मज़हब का इस्तेमाल, मैं इसके बिल्कुल बरखिलाफ हूँ। सियासत खुद मज़हब का एक पार्ट है, मज़हब खुद सियासत इस्लामिया का तरीक़ा बताता है, वो मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अदम वाक़फ़ियत और जहालत और जुनूनियत को मज़हब का पहले लिबादा उड़ाया, फिर उसके बाद उस जोश और उस वलवले और उस जज्बे को सियासतबाजी के लिए इस्तेमाल किया। ये सारे के सारे रूट्स जितने चल रहे हैं गलत। पहले मैंने आपको शुरू के अंदर ये बात बता दी कि ये जो बलवा और हुजूम और इस तरीके से कानून हाथ में लेना, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। पहले तो हमने एक माइंडसेट ये तैयार किया कि इसको इस्लाम बनाया, हमने पहले इसको इस्लाम डिक्लेयर किया कि ये जज्बा इश्क़ रसूल है, ये मोहब्बत इश्क़ रसूल है, ये अक़ीदत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकादा है, गोया ये दीन का पार्ट है, इस्लाम का पार्ट है, जबकि ये इस्लाम का पार्ट नहीं है कि कानून को हाथ में लिया जाए। ये एक पूरा माइंडसेट बनाया, फिर इस माइंडसेट को अपनी सियासतबाजियों के लिए इस्तेमाल किया। भाई उवैस साहब, मैं फ़लसफ़ियाना बात नहीं कर रहा हूँ, ये सड़कों पर हमने देखा, आपने देखा। बिल्कुल, मैं मुनासिब नहीं समझता, चूंकि मेरा सियासत से ताल्लुक नहीं, कि मैं बाकायदा जमातों का या किसी तंजीम का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ये सब हुआ, इस्लामाबाद की सड़कों पर भी हुआ है, कराची लाहौर की सड़कों पर हुआ है। और फिर क्या है, चूंकि इस वक्त इख्तदार में मेरी मुखालिफ सियासी जमातें, इसको दबाने के लिए इन लोगों को हलाशेरी दे दो। सही, अच्छा, अब जब इन लोगों को हलाशेरी दे दो, ठीक है, तो आज तो आपने ये कर दिया, कल को फिर आपके साथ भी यही कुछ होगा। ये वो खतरनाक माइंडसेट है जिसकी बुनियाद पर आज पूरी रियासत आग की चिंगारी पे खड़ी है, और किसी भी वक्त ये लावा फूटेगा, सब भस्म हो जाएगा, फिर बचेगा कोई भी नहीं। और मैं तो एक और बात इससे आगे बढ़ करके कहना चाहता हूँ, सियासी जमातें नहीं बचेंगी इस खतरनाक माइंडसेट के आगे, उसको छोड़े उलमा भी नहीं बचेंगे। एक सिलसिला हुकूमत की तरफ से ये भी चल रहा था कि एक खुतबा हो जो कि हर मस्जिद से, हर मेंबर से दिया जाए, वो चीज़ क्या अगर होगी तो क्या वो बेहतर है, वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। उसकी वजह यह है भाई उवैस मगर वाला, कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अभी कुछ अर्सा पहले इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने कुछ खुतबात की तैयारी के लिए कहा था कि वो खुतबात तैयार होने चाहिए, और उनकी फ़हरिस्त भी, और वो सदर मुमलकत की ख्वाहिश पर था, और मुझे इसके ज़िम्मे लगाया गया, और मैंने कर भी दिया ये काम। मैंने 100 मौज़ूआत की फ़हरिस्त मुरतब कर दी है, और वो कौंसिल में पेश भी कर दी है। लेकिन याद रखिए, वो सिर्फ़ तरग़ीबी मौज़ूआत थे, कि भाई तरग़ीब है, उसमें हुकूक़ुल इबाद है, ख़वातीन की मीरास है, ख़वातीन के हुकूक़ हैं, उसमें तवक्कुल है, उसमें क़नाअत है, ख़त्म नबूवत का मौजू भी है, क़नाअत का मौजू भी है, हुकूक़ुल इबाद से मुताल्लिक़ भी है, हुकूक़ुल्लाह से मुताल्लिक़ भी है, करप्शन नहीं होनी चाहिए, बददियानती नहीं होनी चाहिए, कानून का एहतराम होना चाहिए, वगैरह वगैरह। बहुत अच्छे मौज़ूआत हैं, शानदार मौज़ूआत हैं, लेकिन वो सिर्फ़ इस हद तक था कि तरग़ीब थी कि इन मौज़ूआत पर उलमा को आना चाहिए। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि मिडल ईस्ट की तरह हम बाकायदा तौर पर उसको फ़िक्स कर दें कि हुकूमती सरकारी खुतबा है, तो मैं नहीं समझता कि इसके कोई मुस्बत असरात होंगे। क्यों? इसलिए कि जब मैं ये रोना आपके सामने रो रहा हूँ कि हमने सियासतबाजियों के लिए इन मजहबी जज्बात को इस्तेमाल किया है, तो आप मुझे किसी भी जमात के बरसर इक़्तिदार आने की सूरत में इसकी क्या गारंटी देते हैं कि वो जो खुतबात लिखे हुए आएंगे वो मुखालिफ सियासी जमात के ख़िलाफ़ नहीं होंगे? इसकी क्या गारंटी होगी? इसलिए कि हम तो हर मामले के अंदर, अभी आप सियालकोट के मामले को देख लें, इसमें होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था तमाम सियासी जमातों को, तमाम मजहबी जमातों को, तमाम की तमाम हुकूमत और अपोजिशन की पार्टियों को सियासत से, किसकी हुकूमत है, किस जमात की है, किस जमात की नहीं है, पंजाब में कौन इक़्तिदार में है, विफाक में कौन है, इन सब बातों से बालातर हो करके इस माइंडसेट और इस मामले के लिए उठ जाना चाहिए था। लेकिन हो क्या रहा है? वही सियासतबाजियाँ कि फ़लाँ हुकूमत की नाकामी, फ़लाँ हुकूमत की नाकामी, फ़लाने ने ये किया, फ़लाने। अरे भाई, जैसे अभी हम बैठे हुए गैर सियासी लोग हैं ना, हम असबाब पर जायज़ा ले रहे हैं, हम असबाब का जायज़ा ले, भाई ये है, ये है, ये। इस तरह एक कंसेंसस आना चाहिए था, एक इजमा और इत्तफाक आना चाहिए था कि भाई इसके ये असबाब है, सबका नुकसान होगा। किसी को आज नुकसान नज़र आ रहा है
तो सब्र कर ले, कल को दूसरे की बारी, तीसरे की बारी, सबकी बारियां आएंगी, कोई भी फिर इस माइंडसेट के तहत सामने नहीं बचेगा। तो अब ये बात है, तमाम मसालिक वालों को आना चाहिए था, मकाते फ़िक्र, स्कूल ऑफ थॉट, सियासी जमातों, हुकूमती सियासी पार्टियों को, लेकिन नहीं हुआ। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पाकिस्तान, अच्छा फिर दूसरा ये कि उन मिडल ईस्ट के ममालिक को हम देखते हैं, वहाँ पर कुछ सियासत का या जमहूरियत का तस्वर नहीं है, वहाँ एक बादशाहत का निज़ाम है, यहाँ तो एक जमहूरी सिस्टम है। तो फिर इसका नुकसान तो ये होगा कि जिस भी शख्स को मस्जिद का मेंबर मिलेगा वो जो चाहे कहे, उस पर कोई किसी किस्म की पाबंदी, कोई पूछगिछ नहीं होगी। मसाजिद के जो मेंबर हैं ये बड़े हसास होते हैं, उस पर कम अज़ कम किसी भी मसलक की वो मस्जिद हो, लेकिन डिग्री याफ्ता 8-10 साल का तालीम याफ्ता एक आलिम दीन बैठे। उसके अलावा जिसको थोड़ा सा माश का मसला है, 8-10 सूरतें जिसने याद करनी, दाढ़ी रख ली, बस वो इमाम बन जाए, ये बिल्कुल गलत है। हम डॉक्टर के लिए, पायलट के लिए, वकील के लिए, जज के लिए, तमाम चीज़ों के लिए डिग्री, सनद, तालीमी कोर्स, तो मेंबर इतना हसास मसला है, वेरी सेंसिटिव इशू, इसके लिए क्यों नहीं हम बाकायदा डिग्री याफ्ता आलिम दीन की शर्त लगाते हैं। ये असल असबाब है, इनकी तरफ आना पड़ेगा, जब तक इसकी तरफ नहीं आएंगे इस तरह के वाक़यात जन्म लेते रहेंगे। बहुत कॉरिडोर में मौजूद हैं हम नेटवर्क की बिल्डिंग में, और बड़े मज़ेदार खानों की खुशबुएं सूंघते सूंघते अब बस किचन में एंटर होने लगे हैं और धावा बोलने लगे हैं। और ये धावा होगा मसाला टीवी का जो लाइव शो चल रहा है, उसके अंदर हम जाएंगे और वहाँ पर जो शेफ्स हैं उनसे कुछ गुफ्तगू कर लेंगे, कुछ उनके खाने चेक कर लेंगे, चख लेंगे और बातें भी हो जाएंगी। भाई मैं तो खाऊंगी, हाँ, गुफ्तगू कर लेना। मैं कराची खाने के लिए आई हूँ नाज़रीन, तो इसमें तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती ना, दिस इज समथिंग नेचुरल। हाँ बस ठीक है, सही सही, आपका नेचुरल सारी वो क्रेविंग्स जो है वो पूरी करते हैं। चलिए हम अंदर जा रहे हैं। अच्छा, अब ये लाइव शो इनका चल रहा है अंदर, वहाँ पर शेफ्स खड़े भी हैं, वो जो भी उनका खाना पकाना होता है, बस शो एंड होने का ही वक्त है, लेकिन उससे पहले हम पहुँच जाएंगे। डराते ही उनको आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम जी, एक मिनट रुक जाए। जी लाइव है, बिल्कुल सही है, लाइव है, लेकिन हमें इतना अंदाजा है कि आपका प्रोग्राम बस खत्म होने वाला है और आपने डिशें तैयार कर ली हैं। तो आप एक काम करें, आप अपने जो नाजरीन हैं उनको खुदाफिज कर दें और हम अपने नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम कर देंगे। और हम न्यूज़ की पुलिस है, कैसे पहुंच गए? ये छापा पड़ा है आज आप लोगों के इस स्टूडियो पर, और हम इनकी मदद भी तो आप अपना प्रोग्राम एंड कर दीजिए। तो डर गई, अपना प्रोग्राम एंड कर दें, आप कर दें। भाई जी, भाई हम इजाजत लेते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। अभी तो शिफा और ओवैस मंगलवाला ने यहाँ एग्जैक्टली रेड मार दी है, क्या होने वाला हमारे साथ हम खुद नहीं जानते हैं। आपसे इजाजत लेते हैं ताकि बाद में बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। चलो जी, ये प्रोग्राम इनका खत्म हुआ। अब हमारा प्रोग्राम, हमारा सेगमेंट जो हमने आपको बाहर बताया था कि हम इस वक्त मसाला टीवी के जो खास 2 शेफ्स हैं उनके पास जा रहे हैं, रेड कर रहे हैं बल्कि, और रेड पे हमें पता चल गया कि क्या क्या बनाया है। बेसिकली तो रेड का ख्याल ऐसे आया कि कॉरिडोर में, पूरे हम टीवी की बिल्डिंग के कॉरिडोर में खुशबू आती है समीना जलील साहिबा के खानों की, और आवाज गूंजती है अवील साहिबा की आवाजों की, बातों की। तो ये दिलों की गूंज है और वो खुशबू है जो हमें खींच के ले आई। हमने कहा भाई आज हो जाए, ले आए कुर्सियां वगैरह ले आए, सब माहौल बना लें यहाँ पर। बिल्कुल हाँ, आप लोगों से बाय द वे बहुत डर लगता है। हाँ, क्यों लगता है? देख रहे होते हैं सियासतदानों हम अच्छे वाले हैं, सियासी लोग हम अच्छे वाले हैं। अच्छा, वो तो आज पता चले अच्छे रहे हैं, पता नहीं क्या होने वाला हमारे साथ, डर लग रहा है आप लोगों के साथ। चलें, कम से कम दिख रहा है अच्छे, तो बस ठीक है, इतना काफी है। अच्छा, मैं तो सोच रहा था वहाँ पर कुछ बन रहा होगा और उसके साथ हम आ जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी हमें देर हो गई, तो ये बन गया है तो अच्छी बात है। हाँ, तो बनाया क्या क्या है, पहले तो इससे आगाज कर लेते हैं कि बनाया क्या क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं जी। आज हमने बनाया है 1 पॉट चिकन पुलाव बनाया है। 1 पॉट चिकन पुलाव जी। इसमें सिर्फ एक ही पॉट इस्तेमाल होता है, वैसे ये मत पूछना कि क्या मतलब है। क्या मतलब क्या है इसका, बता देखे, इनको पता है, बता दूं ना। तो वैसे क्या कुछ नहीं, वैसे तो देखिए
यखनी बनती ना, अलग यखनी बनती है, दोबारा से यखनी भूनी जाती है, लेकिन इसमें हमने एक ही उसमें तमाम चीजें कर ली और इसीलिए वन विंडो ऑपरेशन है ये बुनियादी तौर पर। आपकी लैंग्वेज ऐसे ही है ना, मतलब वन विंडो ऑपरेशन कर दिया आपने इसका। या घर में पतीले कम हो तो ये काम किया जा सकता है, या धोने वाला ना हो, धोने वाले खातून ने खाना किया, मूड ना हो रहा हो कि ज्यादा बर्तन धोएंगी तो वो वैसे ये मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा अच्छा है। रीजन हर चीज का होना चाहिए। ये वन पॉट जिसने इजाद किया था, कोई ना कोई उसके पास मसला तो होगा ना। टाइम की भी सेविंग हो जाती है ना। अच्छा, आपकी टाइम की भी सेविंग, ये भी सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये चले सही इन लोगों को शो दिया है ना मॉर्निंग का, उसका कुरेद के निकाल दो अंदर से बात। माय गॉड, है ना। अच्छा, तो ये आदत हो गई है अब तो आप लोग और मंज गए बुरी अब तो घर वालों से भी पूछ लेते हैं तो ऐसा क्यों किया, क्यों वो कहते हैं चलो शो पे जाओ, चलो निकलो, शाबाश। ये होता है अक्सर, हमें इज्जत अफजाई हो जाती है, बहुत ज्यादा होती है। ये तो हम लोगों का स्टूडियो नहीं है, ये भी जुमले आते हैं, ये भी आता है आप लोगों के स्टूडियो। आप लोगों का किचन नहीं है। हाँ, ऐसे तो होता है, एग्जैक्टली यही होता है। अच्छा, एक तो वन पॉट चिकन पुलाव हो गया, ठीक है, और क्या है? और शाही टुकड़ा प्लेटर। शाही टुकड़े हम बनाते हैं डिफरेंट स्टाइल से, लेकिन आज थोड़े से और डिफरेंट बनाए। अच्छा, हाँ, थोड़े छोटे पीसेस से बनाए, पूरा एक प्लेटर तैयार किया है, वरना हम ट्रायंगल्स बनाते थे, आज मैंने थोड़ा डिफरेंट बनाया है। तो ये शाही टुकड़े जो कि शाही डिश है, हाँ, तो ये छोटे आपने बनाए तो किसी छोटे शाह के लिए बनाए हैं? हाँ, ये ऐसा हुआ होगा? नहीं, ऐसा होता है कि बाज़ का होता है कि आज जब आप ट्रायंगल काटते हैं तो क्या आपकी डिश जो है ना थोड़ी मेसी लगने लगती है, तो मैं सोचा कि जब मेसी ही लगनी तो थोड़े छोटे पीसेस कर लेते हैं। वो हमारे यहाँ पे जो कि पॉलिटिकल जो डायनेस्टीज हैं, तो बड़े शाह होते हैं, फिर छोटे शाह होते हैं, फिर उनसे छोटे शाह होते हैं, फिर पैदा होने वाले शाह होते हैं। मैंने कहा शायद ये इस तरीके आज ऐसा लग रहा है कि लज्जत प्रोग्राम जो है ना ये पॉलिटिकल प्रोग्राम देखिए तो इसमें पॉलिटिकल लज्जत। ये शो ना कर रहे होते तो डेफिनेटली पुलिस वाले होते और वो पुलिस वाले होते जो कि जबरदस्ती मनवाते हाँ, ये किया है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। और आप में तो ये गुड़ हो गए हैं पक्के वाले ना। अच्छा, और तो तीसरी चीज ये प्रोटीन सैलेड। अच्छा, प्रोटीन सैलेड, गुड। ये तो बड़ी अहम जरूरत है। इसमें भी कोई ट्विस्ट है? नहीं, ऐसा कोई ट्विस्ट नहीं, वरना अमूमन सबके प्रोटीन हमारे यहाँ लोग ये कहते हैं कि जी सिर्फ मीट से ही हम लोग ले सकते हैं, लेकिन आज हमने इसलिए बताया कि ये चने जो हैं या बीन्स हैं उनसे भी या दालों से भी आप हासिल कर सकते हैं। ये गुर्बत ज़्यादा लोगों के लिए भी है क्योंकि गोश्त महंगा हो गया है, गरीब जो है हमारी तरह के लोग। लेकिन आपको मैं बात बताऊं कि दाने वाले भी तो इम्पोर्ट होती है पाकिस्तान, तो चने जो है वो टमाटर कौन से सस्ते हैं, टमाटर भी महंगे, तो इसमें कम डले हुए ना, इसीलिए कम है। एक टमाटर लेके इन दोनों में डाल दिया, मतलब ये नजर भी आ जाए। और भाई लोगों को ये बताना भी पड़ता है ना कि पॉकेट फ्रेंडली कौन कौन सी चीजें तो जरूरी है। अच्छा, ये पॉकेट फ्रेंडली तो आप बताती हैं, लेकिन एक शेफ जो है वो बेसिकली एक न्यूट्रिशनिस्ट भी बन जाता है ओवर द इयर्स, ऐसा ही है। ज़ाहिर है ऐसा होता है कि आप बना के चीज़ें और फिर लोगों की जो डिमांड्स होती हैं उसके हिसाब से फिर आप चलते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास आती रहती है रोज़ाना रिक्वेस्ट, उसी हिसाब से हम चलते हैं। और हमने तो न्यूज़ प्रोग्राम कर करके सियासत सीख लिया, आपने कितनी कुकिंग सीख ली है? क्योंकि ये लोग इतने सियासी हो गए, मैं आप लोगों को बताती हूँ, इन लोगों ने प्लान किया, हम शायद कल आ रहे या परसों, हमने कुछ ऐसे ही सुना था, ये सुना था, ये रेड मार दी गई आज के दिन, वरना आज के दिन प्लान नहीं था। तो आप लोग सियासी लोगों के साथ रह के शदीद सियासी हो चुके हैं, बयान से फिर फिर जाते हैं, ये बयान में नहीं रहता। खान साहब ने हमें सिखाया यू टर्न लीजिए और उसके बाद जो है वो कुछ घबराना नहीं है, यकीन करते हैं आप लोगों की बात। नहीं, वो कहते हैं किसी वक्त भी ये यू टर्न ले सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि वो रेड मारना होता है ना, वो जरूरी होता है, वरना हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही हैं जिसको नहीं पता होता। जब तक रेड ना मारो पता ही नहीं चलता असलियत में हो क्या रहा है। आपकी शादी हो गई है? बिल्कुल। तो आपकी बेगम यकीन करती है आपकी बातों पर? बस ये वो बातें हैं जो पर्दा ही रहनी चाहिए, वरना ये रेड जो है वो ये उनकी जो रेड होती है वो अपग्रेड वाली रेड होती है। आप ये इस फील्ड में शादी से पहले आए हुए थे या शादी के बाद आए हैं? बस ये तकरीबन दोनों मामला साथ साथ हुए। अच्छा ही हुआ हो गई, वरना तो उसके बाद अगर वाले हालातों में आपकी कोई बेटी ना देता। मेरी शोहरत अच्छी है और आप पहले भी अच्छी थी, इसीलिए हो गया। बल्कि और नाज़रीन यहाँ पे एक न्यूज़ एंकर को लगा रही हूँ। मैंने तो सोचा, मैंने कहा पता नहीं आपको कोई लड़की देता नहीं देता भाई, इतना यूटर्न। अरे लड़कियां देते, लड़कियां बारात भी लेकर आएंगे, लाइनें लगी हुई थी, लाइनें लगी हुई थी है। और क्या, ये तो कभी इन्होंने बताया नहीं। बस अभी भी लाइनें लग जाती है अगर मैं जरा सा जो है वो लग जाती, अगर लेकिन लगी हुई है, बस नहीं लगी हुई थी, घर ही आएंगे ऐसी लाइन जाना है ना, इसलिए टिकट लगा हुआ था, टिकट देखने का टिकट। तो आप घर जाएं। ये तुर्की में तुर्की आज मुकाबला होना है, तुर्की से हमारे रिलेशन अच्छे हैं। न्यूज़ वर्सेस
food. Food will always win. हाँ, क्योंकि हम जब अभी आ रहे थे तो शिफा ने कहा कि भाई मेरा तो काम ये है कि बातें नहीं करूंगी, मैं खाना खाऊंगी, चखूंगी, बातें आप लोग कर लीजिएगा। तो बिल्कुल टेस्ट करके मैं टेस्ट करती हूँ और आप अवैस काम करें। प्लेट एक और भी है, आप लोग नहीं चखते अपना खाना जो बनाते हैं आप लोग? थोड़ा थोड़ा चख लेते हैं, वरना वो होता है ना डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं करता। नहीं हम टेस्ट करते हैं ताकि पता लगे कि कैसा बना है। मसाला में भी एक पुलिस है। हाँ सही है, वो चेक करती हूँ। अच्छा कभी ऐसा होता है ऐसी खुशबू आ रही है, वैसे मैं आपको बताऊं या आप लोग यहाँ नहीं है, बस ठीक है, ये इनके चेहरे की तरफ एक कैमरा अलग से फोकस कर दिया जाए ताकि पता लगता रहे कि क्या क्या जज्बात हैं, क्या रंग इनके चेहरे पर आ रहे हैं, जा रहे हैं। चलो भाई सही है। अब मैं लग गई कैसा टेस्ट है, ओरिजिनली एक्सप्रेशन से पता चलेगा शिफा के। भाई समीना आपा का खाना है, हाँ, उसके बारे में तो ये नहीं हो सकता कि हम बाद में बताएंगे भाई कैसा बना था। ये पता होता है कि अंडरस्टूड, प्लस साइन पढ़ा था ना मैथ्स में बचपन में, प्लस होता है हमेशा, लगाया हुआ हो या ना लगाया हुआ। तो ये खाना भी समीना आपा का ऐसे लेके खाएं या ना खाएं पता होगा कि अच्छा है। तो बस फिर अब आप कह रही हैं तो मैं इतना इसरार कर रही हैं आप तो मैं खा लेता हूँ। वरना दिल नहीं चाह रहा था। नहीं दिल तो चाह रहा था बहुत, लेकिन कोई जरा बनावट तसन्नो ये भी तो अहम चीजें हैं। तो कौन सा वाली रेसिपी लेने लगी? ये राइस की? हम पहले राइस गरीबों वाला नहीं ले रहे। अच्छा ये सिर्फ खाना है या पैक भी करवा सकते हैं? नहीं हो सकता। ये जरा सा कमेंट्स आर रिजर्व। अच्छा थोड़ा ज्यादा फ्री हो उंगली पकड़ा ली फिर आपने। ठीक है सर, ज्यादा कर दिया। अगर पैक करके शिफा के साथ भेज देना वो। अच्छा अपने लिए पैक की बात खुद कर रहे हैं और शिफा पे डाल के मेरे अकेले में अक्सर बंदूक रख के चला। मेरा मामला ये भी एक सियासी बयान है ना कि मैं हमेशा दूसरों के बारे में सोच रहा होता हूँ। ओहो हमेशा सही बात है शिफा, ऐसे ही है। उन्होंने तो पहले शुरू कर लिया ना, उससे आपको अंदाजा हुआ वो कितना दूसरों वो तो खाना, वो तो बातों के बजाय है ना इसका। मैंने तो कहा था, मैंने तो डिक्लेयर किया हुआ था भाई ये काम करके आ रही हूँ। ये वो लोग हैं मंगल वाला जैसे दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के चला दे। शिफा के लिए पैक होगा तो साथ साथ मैं भी करवा दूँ। नहीं इसी में शेयर कर लेंगे। अच्छा अब ये जरा हमें बताएं पहले तो, चूंकि हम आप लोगों को जानना चाहते हैं कि एक शेफ जो है वो बनता कैसे है, उसके ज़िंदगी का आगाज़ जब होता है तो क्या बचपन से ही इंक्लिनेशन होती है? शेफ स्टोरी हमें सुननी है, आपसे शुरू करेंगे और फिर आपसे भी पूछेंगे कि ये जो आप जो इसमें मैं आपसे ही पूछूंगी कि आपका कोई ख्वाहिश थी पुलिस वाला बनने की, या आप बचपन में ऐसे ही थे, या फिर खेल में इतने ही सवाल करते रहते थे? आप मीडिया वाले बन जाएं, मीडिया वाले बन जाएं, एंकर बन जाएं, खास तौर पर एंकर बन जाए ना तो वो पुलिस वाला भी होता है, वो जज भी होता है, वो वकील भी होता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा स्कॉलर भी होता है, वो इंजीनियर भी होता है, वो क्रिकेट पे भी तबसरे कर सकता है। एंकर का मतलब है हर फन मौला, चाहे आता हो चाहे ना आता हो, और वजीर आजम भी है भाई, वो वजीर आजम हर चीज पे ऐसे तबसरे करते हैं। ये ऐसे होना था बस। मैं बताऊंगी घर में कभी मियां बीवी में लड़ाई होती है? ये मेरा इंटरव्यू शुरू हो गया। होती होगी ना डेफिनेटली। कौन आप ही जीतते होंगे वैसे? नहीं मतलब नहीं घर में ऐसा नहीं होता। इधर मैं आपको बताती हूँ एक पंजाबी में मुहावरा होता है एड्डा तू मासूम। एड्डा तू मासूम। ये सारी जबान सिर्फ टीवी पर चल रही होती है, कैमरे के सामने चल रही होती है, और बेगम के सामने तो वो सुम्मन बुकमन वाला मामला होता है। जी बेगम जी अल्लाह, ये वो बेगम पाक, बेगम पाक बिल्कुल सजा मोहतरमा। उनका एक अपना अदब है, उनकी अपनी एक तकदीस है, उनका अपना एक मकाम है। अच्छा यानी घर के दरवाजे पर एंटर होते ही अंदर जाते ही सर झुक जाता है, झुक जाता है बिल्कुल। और ये हर वो मर्द जो कि एक खुशहाल जिंदगी, अक्लमंद खुशहाल जिंदगी चाहने वाला मर्द है, सबका यही है, चाहे वो वजीर आजम हो, चाहे कोई एंकर हो, चाहे कोई आम इंसान हो, सबका यही हाल। तो अच्छा आपने एक्सेप्ट कर बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही। मजलूम आदमी जो है ना वो हमेशा एक्सेप्ट करेगा। ये हर दिन आप मॉर्निंग में शो देखते होंगे ना, मजलूमियत नजर आती है चेहरे पे, तो इतनी नजर आती है। देखिए मजलूम एक शक्कर से सिर्फ मजलूम। चलो ठीक है, अब ये गुफ्तगू आप लोगों की तरफ मोड़ी जाए भाई। बिल्कुल मैं आ जाती हूँ, राज खुल जाएंगे इस तरह बहुत सारे। बेचारा मासूम आदमी है। ये बताएं समीना साहिबा की कहानी, क्योंकि हर बचपन में हर एक ने ना रोटियां पकाने का, तो बच्चा हो बच्ची हो इंतहाई शौकीन होता है, तो वो आटा गूंदने से लेके रोटी पकाने तक, और बचपन में बड़ी गोल रोटियां भी बनती है। ये भी एक डिलेमा है जिंदगी का कि जवानी में जब रोटी पकाने का वक्त या मौका आता है तो अजीब चीन का जापान का नक्शा हो जाता है। आप भी बचपन में रोटियां पकाती थी? नहीं, शुरू से मैंने सारे काम किए और मुझे शौक था, अच्छा कुकिंग का शौक था, जो आगे जाके फिर मैंने इसको अपना प्रोफेशन ये शौक आपको किस उम्र में लाहक हुआ था? ये मुझे बचपन से था। ये शुक्र करें कि उन्होंने ये नहीं कहा आप इस शौक में कब मुलविस हो गई थी, ये भी हो सकता था। ये भी हो सकता है, ये हादसा कब हुआ था आपके साथ?
नहीं ऑब्वियसली मैंने हादसा जो है ये पूरी कौम के लिए अच्छा हादसा है ना, इतने लोग देखते हैं आपको, सीखते हैं आपसे, और फिर वो घरों में बेगमात देखती हैं और फिर खाना बनाकर अपने मजलूम शौहरों को देती हैं। अच्छी बात है ये। नहीं लेकिन ये कि कुछ लोगों ने मुझे ये भी बात कही कि जनाब आपने बहुत सारे घर खराब कर दिए, इसकी वजह ये है कि आप हर चीज बनाना सिखा देती हैं। जिन खवातीन को नहीं आता उनके हस्बैंड जो है उनसे कहते हैं कि जी देखिए ये बना सकती हैं तो आप क्यों नहीं कर सकती? तो वो ट्राई करती होंगी ना खवातीन। मैं तो कहती हूँ ट्राई करें, कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर आपको शौक है आप सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, और मर्दों को भी ट्राई करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। वैसे तो देखें रूल ये है कि जब आदमी कैद में होता है तो उसको जेलर ही खाना देता है ना, तो घर में बेगम ही खाना देगी। तो मैं तो बेचारा कैद नहीं, तो कैद बामुशक्कत भी होती है, कैद बामुशक्कत भी तो होती है जो वही करता है जेल में। बर्तन किसने धोने फिर बाद में? मुझे ये बताएं आप लोग, मतलब इन ऐसे ही आपके अल्फाज होते हैं जिंदगी भर, घर में बाहर ऐसे ही अल्फाजों का इस्तेमाल होता है? कैद, सियासत और हादसा, इस किस्म के। एक बर्तन धोने के लिए गर्म पानी मिलता है, ये सब होता है। बर्तन धोने की मैं पूछी गर्म पानी मिलता है बर्तन धोने के लिए? नहीं मिलता है, चले गुड। हाँ वैसे सर्दियाँ आ गई हैं, इतना जुल्म है ना। और वो कैदी के कुछ अच्छे वो होते हैं ना करतूत, जिसकी वजह से उनको थोड़ी सजा में जरा कमी कर दी जाती है, तो वो तो वो एक टाइम की होते हैं, सुबह से शाम तक? नहीं देखिए जिम्मेदारी पूरी करें भाई, सुबह से लेके शाम तक। ये क्या बात हुई कि एक टाइम आप कर लें एक टाइम मैं नहीं? जिम्मेदारी जो मेरी, और मैं मतलब बिल्कुल ये मैं अकड़ में रहता हूँ मैं बर्तन धोने के बाद, बिल्कुल हाँ, सारी अकड़ बर्तनों के साथ निकलती है। अरे धुल जा जल्दी से, है ना? बिल्कुल भाई मैंने बर्तन धो दिए, अब आपको खाना डाल के उसमें खाना है खाए, नहीं खाना नहीं खाए, ये मेरा मसला नहीं है, मैंने धो दिए बिल्कुल। अब मैं जा रहा हूँ कपड़े वपड़े धोने के लिए, बाकी आप जो चाहें। ऐसे और क्या, ऐसे थोड़ी एटीट्यूड है हमारा। अभी आप बताएं आगाज किधर से हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ? अच्छा मुझे अपना याद भी नहीं आता। पहला शो बताएं, पहला शो में बताएं कैफियत किस कैफियत में थी? उफ, मैंने पहला शो इतना बुरा किया था, मैं आज भी याद करती हूँ। मेरा दिल कर रहा था कि बस किसी तरह से ये कैमरास ऑफ हों और मैं भाग जाऊँ यहाँ से, मुझसे बोला नहीं जा रहा था। अच्छा मेरे साथ तो ये हुआ था क्योंकि गजनफर सर थे, उन्होंने मुझे डायरेक्टली लाकर खड़ा कर दिया था, आपने लाइव शो करना है, और मैं जाके खड़ी हो गई डायरेक्ट कैमरे के सामने। इससे पहले कभी कैमरा फेस नहीं किया, डायरेक्ट जाके खड़ी हो गई और लाइव शो है। पता नहीं मैंने कैसे अकेली थी, बहुत बड़ा, या कोई और भी था साथ? नहीं वो एक गेस्ट थी। अच्छा, वो कुछ चीजें बना रही थी, एक होम डेकोर का कुछ शो था। तो उन्होंने कोई टैलेंट देखा होगा ना, जाहिर है आपके अंदर, ऐसे तो नहीं उन्होंने खड़ा कर दिया होगा। पता नहीं, मैं वैसे तो बहुत बोल रही थी, जौहरी हीरे को परख लेता है, ऐसा हुआ होगा शायद, बहरहाल लेकिन बहुत बुरा किया था, बहुत बुरा। मुझसे ब्रेक भी नहीं लिया जा रहा था, मतलब वो मुझे कह रहे ब्रेक लो। अच्छा वहाँ तो यूँ इशारा कर रहे थे, पहले तो वो टॉप बैक भी नहीं था तो उधर भी नहीं, अब वो यूँ इशारा कर रहे हैं और मैं भूल गई कि ब्रेक ले किस तरह से, कौन से अल्फाज का इस्तेमाल करूँ और क्या करूँ। तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस। अच्छा, और भंड होते थे ऐसे वैसे, मैं बता रही हूँ, मतलब अल्फाज गायब हो जाते थे कि ब्रेक भी लेना है, क्या बोलना है, क्या नहीं करना है। तो ये ऐसे वाले बहुत भंड होते थे। एक दफा भंड तो ऐसे हुआ था, लाइव शो पर डायरेक्ट आके लाइट गिर गई थी मेरे सर पर। अरे हाँ, ये वाला भी भंड हुआ था। उस शो में आपसे ब्रेक नहीं लिया जा रहा था, वो कितना साल पहले की बात है? बहुत टाइम हो गया है, अंदाजन कोई 5, 6, 7, 8 नहीं 16 साल। तो उस वक्त आपसे ब्रेक नहीं लिया जा रहा था, और उस वक्त से लेकर आप तक आपने फिर आज तक ब्रेक लिया भी नहीं है। काम भी आप कमाल कर रही हैं। हाँ अच्छा, थैंक यू, शुक्र है। मुझे लगा आपने फिर कोई ऐसी, हाँ ऐसी कोई बात की होगी डेफिनेटली। मतलब मेरा मकसद कहने का ये कि देखिए ना, फिर आपका एक जर्नी शुरू हुआ और क्या, और सक्सेस में आपने ब्रेक नहीं लिया। ओह थैंक यू। मैं अच्छी बात नहीं करता हूं। अच्छी बात भी करते हैं आप, चेहरे पे ना जाए ना। छोड़ें, अब रहने दें। नहीं, आपकी तो बातें भी जब से ऐसी तोपों की तरह चले जा रही हैं तो दो पे दाग रहा हूँ। हाँ, रुख इधर ही है। नहीं, आप फिर उनसे बात करें। उधर खूबसूरत लोग, खूबसूरत बातें। अरे नहीं, हम ये पूछते हैं, फिर समीना आपा की तरफ चलते हैं। समीना आपा ये बताएं कि आपसे कुकिंग, अगर मिसाल के तौर पे आप लोगों का लिमिटेड टाइम होता है, 1 घंटे का प्रोग्राम, उसमें खाना नहीं पका, चावल जो है वो बस नहीं हो रहे भाई, गोश्त निकल रहा, क्या करती हैं फिर?
नहीं, वैसे हमारी प्रिपरेशन जो होती है वो थोड़ी सी पहले से होती है। जैसे गोश्त वगैरह कोई होता है हम पहले से बॉईल कर लेते हैं, चिकन को हम उसी वक्त बनाते हैं। लेकिन ये कि देखिए अब इतना अर्से से मैं काम कर, मुझे भी तकरीबन 17 ईयर्स हो गए हैं, तो मैनेज करना आ गया है चीज़ों को ना कि किस। और मैंने 10 मिनट्स के प्रोग्राम से स्टार्ट लिया था, उससे भी मैं चीज़ें बना लेती थी। पकता था 10 मिनट में, 10 मिनट में भी 10 मिनट बता देते हैं उसमें भाई, ये बता दिया खुद पका लो चलो। नहीं पूरा बनाती थी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करके भी लाती थी मैं, और उसके बाद नहीं। लेकिन आप ऐसी 10 मिनट वाली जो न्यूली वेडेड खवातीन है उनके लिए बता दे, 10 मिनट में शौहर का दिल। ऑमलेट, अच्छा सा ऑमलेट बन सकता है, चाय भी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बन सकती हैं 10 मिनट्स में, बस वो। लेकिन मैंने किया, और उसके बाद अब ज़ाहिर मैनेज करना आ गया कि किस चीज़ को 3 रेसिपीज़ हैं, तो हमें पहली रेसिपी कौन सी बनानी होगी जिसमें हमें टाइम ज़्यादा लगता है ना। फिर हम खवातीन जब आपसे करती हैं फ़ोन या बात करती हैं, तो वो क्या कहती हैं कि उनसे सबसे ज़्यादा गलती कौन सी होती है और जिसको आपसे उनकी डिमांड होती है कि आप उसको सुधारें या टिप्स बताएं? मैं ख्याल डिफरेंट होती है हर उसमें। कभी राइस के मुतालिक होती है, मैं हमेशा ये कहती हूँ आपके इंग्रेडिएंट्स जो है ना, जब भी आपको डिश बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छे होने चाहिए ताकि आपकी रेसिपी जो है वो अच्छी बने। और राइस में भी हमेशा मैं कहती हूँ आप इतना गोश्त इस्तेमाल करते हैं सब चीज़ें, तो राइस अच्छे होंगे तो खुद ब खुद आपका पुलाव या बिरयानी अच्छा बन जाएगा। तो इंग्रेडिएंट आपके सॉलिड होने चाहिए। अच्छा, और आपको कितना अरसा हो गया इस फील्ड में? खाना पकाते हो तो ऑन टीवी, ऑन स्क्रीन तकरीबन 17 इयर्स हो गए। 17 ईयर्स, 17 ईयर्स। मतलब अब आप गोश्त को देखती हैं और बता देती हैं कि ये किस जानवर का है? काफी हद तक, काफी। और ये कितनी देर में गलेगा और इसके साथ क्या होना चाहिए? इसकी उम्र कितनी होगी? इस बच्चिया के 2 दांत होंगे या नहीं होंगे? नहीं, इतना नहीं मुझे पता, लेकिन बहरहाल अब काफी चीजों की पहचान हो गई। पहले मैं गोश्त को हाथ भी नहीं लगाती थी, बट अब दायरे मेरा प्रोफेशन है तो मुझे करना पड़ती है चीजें, और अच्छा भी लगता है। आप लोग इतना सियासी प्रोग्राम करते हैं, लाइव शो भी करते हैं, कभी कोई ऐसा कोई सवाल या किसी ने कोई ऐसी बात बोली हो जो डायरेक्ट ऑन एयर कुछ ऐसी खतरनाक, कोई नॉर्मल कॉलर नहीं या पॉलिटिशियन नहीं, कुछ भी ऐसा आप लोगों के ऊपर डायरेक्ट? तब तो याद भी नहीं है कितना कुछ और क्या है, डेली हम लोगों के साथ होता है ऐसा तकरीबन, ना डेली नहीं, लेकिन ऑन एंड ऑफ। कभी अगर हम पब्लिक कॉल्स ले लें, किसी को गुस्सा होता है, हम चाह रहे होते हैं कि कोई बहुत सख्त बात आप लोगों पे निकल आता है, हम में भी नहीं कहते, लेकिन ये है कि कोशिश हमारी ये होती है, दिल में डर होता है कि भाई कोई अब आएगा, तो उसमें आपको क्या रिएक्शन होता है कि भाई आप किस तरह से उसको हैंडल करते हैं? बहुत सीरियस उस तरह से अभी तक आया नहीं है, शुक्र है अल्लाह का कि अभी तक उस तरह। और कभी कभी हमने गेस्ट को, पॉलिटिकल मिनिस्टर्स वगैरह को बिठा के भी कॉल्स खोल दी, तो वो भी थोड़ा सा होते हैं कि भाई अब कोई अंडे टमाटर ना करते, और हमें भी होता है कि भाई कॉल्स तो हमने खोली है, वी आर रिस्पांसिबल फॉर इट। लेकिन उनके साथ भी अभी तक किसी ने ऐसा, महज़ब कौम है हमारी, मतलब महज़ब तमीज़ वाली कौम। मतलब एक जो कॉल सबसे मशहूर हुई थी वो वही हुई थी जिसमें एक शख्स ने मुझे कहा था, वो बालों की वजह से बात हो रही थी, तो उसने कहा था कि भाई मेरे बाल गिर रहे हैं, मैं क्या करूं? तो मैंने कहा हां वो मशहूर तरीन, दैट इज द मोस्ट फेमस वीडियो वायरल हुई, वो हाई वायरल मीम, उसके बाद मीम फैक्ट्री थे, पता नहीं क्या हुआ। दैट वाज द मोस्ट फेमस एंड द मोस्ट एंटरटेनिंग मोमेंट जब से हम कर रहे हैं। तो वो और मैं तो शिफा को देख रही थी, शिफा जिस तरह से हंस रही थी, दरअसल हमारी तो हंसी निकल गई ना, वो साथ जो डॉक्टर थी वो भी हंस पड़ी, तो मैं अगर सीरियस भी थी, अच्छा मेरा तो अवैस के साथ मजाक या हंसी मजाक चलता है, तो हम तो आपस में लगे हुए शुगर लगा रहे थे, वो लोगों ने उसको इस तरह से परसीव किया कि जैसे वो ये तो होस्ट ने दूसरे होस्ट का मजाक उड़ा दिया, उसने बात की है और तुम उस पे हंस पड़ी, और ये तो हम उस पे नहीं हंस रहे थे, हम आपस में हंस रहे थे। तो वो भी और हम भी, वो डॉक्टर भी जो आती है प्रोग्राम में, वो भी बड़ी अच्छी उनकी हमारी इक्वेशन है, तो उनको भी लोगों ने ये कहा कि आप दोनों उस पर हंस रहे थे, तो हमने कहा नहीं ऐसा नहीं है, हम साथ में हंस रहे थे। इसको कहते हैं कवर करना। हाँ सही बात है, हम भी जानते हैं लाइव शो कर रहे हैं, हमें पता है कैसे कवर करना है, ऑफ कोर्स है ये तो। तो ये छुपा के बात को, कोई नहीं, ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। हम खाना ले लेते हैं, भैया कुछ ले आए और अब मैं चावल चख लिया, मीठा चखा दें। क्या ये मीठा खाने वाला है या नहीं? खाएंगे बस, फिर इंतजार क्यों करेंगे? प्लास्टिक का तो नहीं है ना? नहीं खा सकते हैं। हमने क्योंकि अक्सर अपने सेट पर जो है ना वो प्लास्टिक का देखा है, कभी बड़े गेस्ट आते हैं ना ईद वगैरह पर, बड़ा सजा देते हैं, खाना मंगवाते हैं, फिर असली वाला फिर मंगवाते हैं हम उनके सामने, उनके बहाने से फिर हम भी थोड़ा सा। वैसे कौन सा होता है आपके पास? वैसे तो नहीं होता ना, नहीं होता, वैसे तो नहीं होता ना, क्योंकि वो हमारा जो है वो फॉर्मेट इस तरह का है नहीं। लेकिन जब गेस्ट आते हैं तो फिर गेस्ट से पहले टूट पड़ते हैं, फिर हमारी भी अय्याशी हो जाती है, उनके बहाने से ईद हो जाती है, अय्याशी हो जाती है हमारी। आप चूंकि खाने की एक्सपर्ट हैं, तो अब जब आप दूसरे लोगों के हाथ का बना हुआ खाते होंगी तो जजमेंटल तो नहीं हो जाती? नहीं, कि भाई नहीं ये तो यूं है, ऐसा है, कोई बहुत ही कोई मेजर गलती होती है या कोई ऐसी चीज नजर आती तब तो, और मैं देखती हूँ कि भाई जिसको मैं बताने जा रही हूँ वो शायद इस चीज का। आप एक सेकंड, क्या बात है यार,
मतलब क्या ही बात है। और इसमें सबसे मजेदार चीज, वो सवाल भी मैं करती हूँ, आप अवैस के सवाल का जवाब नहीं, अब कंटिन्यू प्लीज, फिर मैं आती हूँ। तो जब मैं देखती हूँ कि मैं जिसको बताने जा रही हूँ शायद इस बात का बुरा नहीं माना तो मैं बता भी देती हूँ, लेकिन ये कि मैं सोचती हूँ कि हर एक का अपना तरीका कार होता है, वो अपने तरीके से बना रहा है, मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। तो लेकिन वो जो कहते हैं लोग कि जी इसके हाथ की ये खास बात है, वो क्या होती है ये मुझे समझ में नहीं आया। ये होती है, मतलब चीजें वही डल रही हैं, क्वांटिटी वही है, तो हाथ कहाँ से आ गया बीच में? हाथ की बात ये होती है कि आपको आपके टाइमिंग्स क्या है, आपको इंग्रेडिएंट यूज करने के टाइमिंग्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। चूल्हे की टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, हाई हीट लो हीट, आपको पता होना चाहिए कौन सी हीट पे आपको कुकिंग करनी है, तो उससे भी चीजें अच्छी बनती हैं। किसी के हाथ में फ्लेवर ज्यादा होता है जैसे कहते हैं, वैसे वो फ्लेवर क्या होता है, वो फ्लेवर ये होता है कि आपको टाइमिंग्स का पता होता है कि आपकी हीट कितनी है, या फिर आप जो इंग्रेडिएंट उसके अंदर शामिल करें उसके टाइमिंग्स क्या हैं और कितनी देर इसको कुक करना है, तो उन टाइमिंग्स के आपकी जो अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है उससे आपकी चीज़ अच्छी बनती है, वो हाथ का जायका कहलाता है। वरना कोई हाथ से कोई थोड़ी कुछ डाल देता है इसके अंदर। हाँ बिल्कुल, ये लेकिन वो शादी होनी की वो पहले हाथ का जायका देख लो। अच्छा, इसीलिए आप मुझे समझ में आया वो लोग हाथ मांग रहे होते हैं ना, हम आपकी लड़की का हाथ मांगने आए, तो शायद ये चक्कर है कि भाई हाथ ही ले जाओ तुम, इन्हीं से बनवा लेना और टेस्ट चेक कर लेना, फिर वापस कर देना। नहीं समझ आया हाथ कोई चक्कर है, अब ये इनसे मिलकर और बात करके वो क्लियर हो जाए। हाथ नहीं, अब जो भी ले पूरी खातून, हम आपके यहाँ आए हैं पूरी खातून, जो भी। कितना टाइम हो गया शादी को? आस्किंग फॉर अ फ्रेंड। अच्छा, आस्किंग फॉर अ फ्रेंड। हाथ मत मांगना दोस्तों, हाथ मत मांगना, पूरी खातून, पूरी खातून। बिल्कुल। अब ये बताएं आपा कि ये सौगी कैसे नहीं हुए? सौगी कैसे नहीं हुए? टोस्ट भी मतलब टेस्ट भी आ रहा है, क्रिस्पी हैं, क्योंकि अक्सर जो लोग शाही टुकड़े बनाते हैं उनका जो ब्रेड है वो सौगी हो जाती है। अच्छा, उसका मैंने अभी बताया था कि हमने एक तो उसको डीप फ्राई किया था। अच्छा, बिल्कुल आप खुल के इसको डीप फ्राई कीजिए। फिर दूसरी बात है कि जो मैंने इसमें शीरा डाला था ना वो ठंडा था, स्लाइसेस जो फ्राई किए थे वो भी ठंडे थे। हालांकि आप देख रहे हैं कि बहुत देर से बना हुआ रखा है, लेकिन ये सौगी नहीं हुआ। यही पहले हमने पानी से शीरा बनाया, फिर हमने दूध से शीरा बनाया, वो बहुत थिक था और वो हमने ऊपर से पोर किया और डाल के सिर्फ मिक्स किया और निकाल लिया। लेकिन शीरा ठंडा होना शर्त है, गरम ना हो, गरम नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब जैसे ऐसा होता है ना कि फोटोग्राफर कोई हो तो वो अपने दोस्तों के जाता है तो यार जरा तस्वीर तुम बना देना, तो आपको फिर इस तरह का मिलता होगा कि भाई आज हमारे भाई खाना तो आपने बनाना है? नहीं ऐसा नहीं होता। बस ये होता है कि अच्छा आप आइए, अरे भाई हमने तो जैसा बनाया, आप तो कॉन्शियस हो जाते होंगे, बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, बहुत कॉन्शियस, और डर के मारे गलत बनाते होंगे। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन होता है, कॉन्शियस हो जाते हैं कि भाई ये आए हैं। अब पता नहीं मैं भी पीछे क्या कुछ करती थी, मुझसे भी कितनी गलतियां होती हैं, बंद भी हो जाते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें मुझसे ऐसा तो नहीं 100% सही होती, लेकिन लोग हो जाते हैं। कभी ऐसा हुआ? कैसा हुआ होगा? आप लोग के आगे कोई नहीं बोलता होगा? हाँ, तो बस छोड़ेंगे ही नहीं। हम लगते हैं ऐसा, सिर्फ इम्प्रेशन है, ये असल में मामलात इसके बरक्स हैं। लोग देख रहे हैं हमारा जो हाल हो रहा है हमारे साइड पे, जो आप दावा बोल दिया आप लोगों ने मेरे ही घर पे। अच्छा, ये बताएं कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप खाना पका रही हैं लाइव शो में और जिस तरह का वो बनना चाहिए वो वैसा ना बना हो और कुछ अलग ही बन गया हो, और फिर आपने जब चखा, वो जो चखते हैं ना, जो एक खास एक्सप्रेशन देना होता है, चखा, वो कैसा होता है? एक सेकंड अवैस, वो एक्सप्रेशन जो खास देना होता है। बहुत अच्छा बना है, बड़ा, और फिर आपको एहसास तो ये हो रहा है कि नहीं ये तो बहुत गड़बड़ हो गई है, आपने कहा बहुत अच्छा बना है, आज तो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा खाना बनाया है मैंने। ये कभी हुआ है? नहीं, मेरा ख्याल है इतना बड़ा भंड कभी हुआ नहीं है। अच्छा, लेकिन ये एक दफा हाँ मेरे साथ ये हुआ कि मैं सी फूड नहीं खाती और प्रॉन्स तो बिल्कुल भी नहीं खाती। अब चूंकि मैं नाम नहीं ले रही कि किसके साथ हुआ था और मैंने किसका नहीं खाती, ये भी एक सवाल है। नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है, मुझे पता नहीं क्यों लगता है, बहक बहुत आती है उसमें। अच्छा, अब ये मेरा है कि मुझे आती है। अब कोई और सवाल मत ले आए, मैं जवाब दे दूं आगे से, पूरा कर। तो जिन्होंने बनाया था उन्होंने कहा कि खाएं लाइव शो था। अच्छा, मैंने खाया, वो मैं अवॉइड कर रही थी कि उस बिरयानी के अंदर जो है प्रॉन्स ना आए, और मैं दूर करके, लेकिन मेरी किस्मत उस दिन इतनी खराब थी कि वो मुंह में आया ही प्रॉन, और मैं खाया पिचक करके, जो उसमें से पानी निकला, उसका जूस निकला, उसकी जो मुझे लगा बहुत महक आ रही है, बहुत गंदा। मैं कह रही बहुत अच्छा, मेरी एक आंख से यहाँ से आंसू निकल रहा है, ये देखो, मैं ये भी खाकर कहा जी बहुत अच्छा। ये मेरे साथ हुआ था। अल्लाह, ये खतरनाक चीज है। हाँ, तो मेरी मासूमियत का अंदाजा कर। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई एक इंग्रेडिएंट बताया और डाला दूसरा हो, गलत हो गया हो इंग्रेडिएंट ही?
नहीं होता है, देखिए होता है अमूमन ये कि सारे जब दाल कुछ नहीं है, नमक डाल रही है और कहते हैं अब हमने डाला मेरे ये तो बहुत होता है, ये मैं करती हूँ, ये मैं बहुत दफा कर चुकी हूँ। फिर मैं पूछती हूँ कि ये मैंने डाल दिया कि नहीं डाल दी। वजह ये होती है कि देखिए ज़ाहिर है आपकी तवज्जो जो है वो कॉलर्स पे भी होती है और जी गुफ्तगू पे भी होती है। दूसरी बात है कि 2 से 3 चीज़ें बन रही होती हैं, तो दूसरी तरफ भी ध्यान होता है कि इस टाइम में ये चीज़ बनेगी कि नहीं बनेगी, थोड़ा सा एक जहन पर प्रेशर होता है। तो इस चक्कर में होता है मैं अमूमन नबील से पूछती हूँ, मुझसे पूछती है और फिर मैं डायरेक्टर पे डाल देती हूँ। आप भी नहीं सुन रही होती मैं बड़ा सोच रही होती हूँ। हाँ, ये आज साबित हुआ कि ये अक्सर औकात आपकी बातें नहीं सुन रही है। ये बोल भी देती है मुझे, कहती है अच्छा क्या डाला, ख्यालों में थी। हाँ, ये बोल भी देती है। आप क्या ख्यालों में होती है फिर? मैं बस सोच रही होती बहुत सारी चीजें, और अभी घर जाऊंगी, छुट्टी हो जाएगी, छुट्टी कब होगी, और कितनी देर रह गई है, कब मिलेगी, जिंदगी में आगे क्या करना। आज तुम नए वाले कपड़े पहन लिए, अब कल वाला कौन सा जोड़ा होना चाहिए, ये बड़ी हिम्मत होती है। ये लोगों को लगता है कि ऐसे ही बस प्रोग्राम हो जाते हैं, हम तो कोई मेहनत रहने नहीं कर रहे होते। भैया ये तो डायरेक्टर को पता होता है, डायरेक्टर पे डालते हैं। अगर डायरेक्टर ने तो सुन लिया, अगर वो बातों में नहीं है, वो भी अपनी बातों में होता है, कुछ और ना सोचो, जब घर जाना है, घर जाना, ये लेते हुए जाना है, फलां का कॉल आया था, ये करना है, वो करना है, बेगम से डांट ही पड़ गई। हाँ, तो ये भी होता है। वो और अलग ट्रांस में चले गए। यहाँ की चीफ ऑफ द किचन स्टाफ जो है वो आप हैं। COKS। अब आपकी अथॉरिटी निकला है। हाँ बिल्कुल, और हमारे यहाँ पे तो सबसे बड़ा डेजिग्नेशन यही होता है भाई। हाँ। बिल्कुल, अच्छा, चीफ ऑफ किचन स्टाफ आप हैं। अब आपने कोई मुझे ऐसा बताएं कि जब आपने डांटा हो सही तरीके से, बेहतरीन तरीके से इनको या डायरेक्टर को, और अपने गुस्से का भरपूर इजहार किया हो, या घर पे? नहीं यही अच्छा, स्टूडियो में नहीं, मेरा ख्याल है मैंने कभी नहीं इस तरह से किया, बल्कि क्योंकि अबील की मेरी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है हम आप इसमें डिस्कस कर लेते हैं, या जो मेरा डायरेक्टर है उससे भी मेरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो कभी हुआ नहीं इस तरह से। कभी नहीं रहा। वैसे कभी ऐसा होता है कि मुझे जब लास्ट मोमेंट पे ऐसा होता है कि मुझे लास्ट ब्रेक के बारे में नहीं बताया जाए, तो कभी कभी मुझे गुस्सा आ जाता है कि ओहो मेरा तो इतना काम बाकी है और अभी मुझे बताया नहीं गया। तो उसमें थोड़ा सा कभी हो जाता है कि बस मैं कहती हूँ जो चीज़ आए ना आपके सामने, प्रोडक्ट आए ना, वो बहुत अच्छी सी होना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होगा, वो मेरा ही नाम आएगा, ना डायरेक्टर का आएगा ना किसी का आएगा। असल तो आप लाइव शो करने वाली हैं, अभी ये भी कैमरास ऑन है, तो वैसे सोच समझ के जवाब देंगे। लेकिन असल जवाब आने वाला सामने। आपको एक्सपेक्टेशन नहीं थी? आप बता दें असल जवाब फिर। नहीं मजाक कर रहे हैं, ऐसे ही है। अच्छा ये बताएं, रमजान और कुकिंग इंतहाई मुश्किल अगर रफ्तारी से पहले हो, एक तो चैलेंज होता है बड़ा, वो कैसे गुजरता है टाइम अफ्तारी से पहले अगर कुकिंग हो रही है? उस हमारा तो यही गुजरता है, और हमारे रास्ते में इफ्तार होता है हमारा ज्यादातर। बढ़िया, बस मैं रोने वाले आंसू आ गए वैसे, मुझे भी आ ये एक्सप्रेशन करना था। अच्छा, आप लोगों को, अब आप चूंकि इतना खाना पकाती हैं, तो आपको अपने हाथ का खाना पसंद आता है? अब मतलब वरना ये होता है ना कि लोग कहते हैं मैं अपना तो नहीं पता, अब तो मुझे किसी और का पसंद आ रहा है। नहीं, दूसरों का भी पसंद आता है, जो चीज़ दूसरे अच्छे बनाते हैं। सबसे बेहतरीन कराची का स्ट्रीट, अब ये चूंकि कराची से नहीं है, तो इन्हें हमने कहा कराची चूंकि रोशनियों का शहर है, बत्तियां दिखाने के लिए लेकर आए या रेट मानने के लिए? नहीं, यहाँ पर भी बत्तियां लगी हुई है ना, 3 बल्ब लगे हुए हैं। तो स्ट्रीट फूड में अगर हम आपसे बात करें कि कौन सा स्ट्रीट फूड, आप भी बताइएगा जो कि कराची में जो भी शख्स आए उसे टेस्ट करना ही चाहिए। जब तक मैं ये वाला फूड टेस्ट कर लूंगा। ये तो अपनी अपनी पसंद की बात है, कुछ लोगों को गोलगप्पे पसंद आते हैं कराची आने के बाद। जवाब दे रही ना, ये तो अपनी अपनी पसंद की बात है। तो 4-5 चीजों के बारे में मुझे सबसे पसंद है गोलगप्पे। जो कराची आता है ना, उसको गोलगप्पे कराची के बहुत पसंद आते हैं। और दूसरी चीज ये कि देखें आप, बंद कबाब मेरे ख्याल आपने लाहौर में भी खाए होंगे, इस्लामाबाद में भी खाए, लेकिन जो कराची का बंद कबाब है ना, बस हो गया ना, सही है। अच्छा, तो ये टक्कर वैसे क्या है कराची और पंजाब की, ये लाहौर की और कराची की, ये क्या टक्कर है? ना नहीं वैसे नहीं पूछ रही हूं, क्या है क्या? वो वैसे क्लेम करते हैं कि हमारे बड़े मसालेदार खाने हैं और बड़े मसालेदार। नहीं, और ये कराची वाले हम बड़े मॉडरेट है, मतलब ना बहुत स्पाइसी ना बहुत कम। तो फिर मेन फर्क है क्या दोनों खानों में, दोनों? क्यों आसान करता हूँ मैं, क्यों ऐसा है कि कराची जैसा खाना कहीं नहीं मिलता दुनिया में? इसमें तो कोई शक अब ऐसे कोई बात है कि ऐसे लाहौरी इख्तिलाफ करेंगे नहीं भाई हमारा नहीं बोलने के लिए लेकिन वो बताएं ना, वो लाइन बताएं कि जो पता चलता है कि भाई ये लाहौर का बना हुआ है
और ये जो है इसमें ऐसा ऐसा टेस्ट आ रहा है, तो ये कराची का। अच्छा, मेरा इस सवाल के जवाब से पहले मैं भी बुक करता हूं जो इन्होंने थोड़ी देर पहले किया था। वाह वाह वाह, है ना, क्रिस्पी है ना। वाह वाह, मजा आ गया। थैंक यू, मजा आ गया। अब बताएं भाई कराची लाहौर खाना। भाई देखिए, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं भी कराची में रहती हूँ और लाहौर भी बहुत जाती रहती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे लाहौर में क्वांटिटी, एक तो खाने की पोर्शन ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, फिर दूसरी बात है कि स्पाइस लेवल मुझे लगता है थोड़ा कम होता है, उनका कम होता है, और ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा होता है उनकी चीज़ों में ना, बाकी फ्राई चीज़ें ज़्यादा होती हैं कराची में, जबकि आपको मॉडरेट चीज़ें मिलेंगी ना, आपको हर तरह की चीज़ मिलेगी ना। मुझे थोड़ा सा ये फ़र्क लगता है, जैसे कढ़ाई, लोग कहते हैं जी लाहौर की कढ़ाई, लेकिन मैं कहती हूँ कराची में कढ़ाइयाँ बहुत अच्छी हैं। कढ़ाई तो आप लोग रहने दें, कढ़ाई हमारे पास रहने दें, ना करें कराची और लाहौर की बात, रहने दें कढ़ाई को, गोश्त हमारे पास रहने दें। लेकिन ये है कराची शहर ऐसा है कि यहाँ पर हर कोई आके बस जाता है और सबको कराची संभाल लेता है, तो आपको हर तरह का खाना पाकिस्तान का, चाहे केपी हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, सिंध हो, हर तरह का खाना आपको एक शहर में मिल जाएगा। कम से कम मेरी तो अपनी ये लर्निंग है, मैं जब से फिर रही हूँ यहाँ पर, तो हर चीज हमें नजर आ रही है। हर सूबे की, हर जगह की एक अपनी पहचान है, अपना टेस्ट है, अपना खाना है। लेकिन कराची में आपको हर तरह का, पूरे पाकिस्तान में जो जो चीजें कहीं कोने में बन रही होती हैं, सब कराची में आपको मिलेंगी। आपका फेवरेट स्ट्रीट फूड कौन सा है? मेरा फेवरेट बन कबाब। बन कबाब। आपका? वो सोचने लग गई है पहले ही। मैं फिर वही आप सियासी बातें खुद कर रही हैं, मैं सब खा लूंगी। ये तो सियासतदान कहते हैं मैं सब खा लूंगा। ना आप लोगों को दूसरों के ऊपर यकीन आना बंद हो गया है, मतलब आप थोड़ा सा, आपने बात ही सियासी की है, मैं सब खा लूंगी। ये तो नहीं, मैं और अबील चुके बहुत टाइम, बहुत मुश्किल है भाई, और क्या है। नहीं, मैं आपको बताऊं कि मैं और अबील चुके साथ हमारा आना जाना होता है, साथ पढ़े। अच्छा, आना जाना साथ है, तो वैसे माशाल्लाह हम लोग हर तरह की चीज खा लेते हैं। अच्छा, मतलब हमें कोई एतराज नहीं होता, शरीफ लोग। हाँ, स्ट्रीट फूड बल्कि ज्यादा अच्छा लगता है, बजाय इसके कि आप जाएं और टेबल पे बैठे हो, वहाँ बैठ के खाना, वो भी अच्छा लगता है, लेकिन ये कि हाँ नहीं, वो नहीं, सब खा लेते हैं, इनका भी उसूल है, ये भी सब खाओ, बल्कि वही चीजें ज्यादा मजे की होती है, मजे से ज्यादा अच्छा होता है जी। ऐसे ही इनका उसूल मैं बता रहा था, आप लोगों का उसूल है सब खाओ, इनका है सब खाओ सबका खाओ। उसूल है जिंदगी में, बड़ा अहम उसूल है। किसी का मन छोड़ो, आगे कोई और देखे, किसी ने तो खाना है ना, या मैं खाऊंगी या वो खाएगा, तो मुझे ये तो मैं भी अपनाती हूँ। खाना जाएगा किसी के पेट में, खाएगा सही कोई उसको, तो या आप खाएंगे या मैं खाऊंगी, तो बस फैसला हो जाए फिर। बिल्कुल। तो फाइनली हम सिर्फ ये चाहेंगे कि इंटेरोगेशन फिनिश, इंटेरोगेशन क्या, ये तो एक कन्वर्सेशन थी। अच्छा, जो कि हम चूंकि आपके फैन हैं तो इसीलिए हम यहाँ पर आए, हमने वक्त देखा कि इस वक्त छापा मारना चाहिए ताकि आप प्रोग्राम के दरमियान डिस्टर्ब भी ना हो, जो चीज अच्छी नहीं, असल बात ये थी खाना था और खाना अच्छा, आपके हाथ का खाना खाना था ना, ये बात है कि आपके हाथ का जो यहाँ बन रहा था वो खाना था। लेकिन ये बताएं, फैन की बात हुई, फैन मोमेंट्स बताएं जरा अपने, क्रेजी फैन मोमेंट्स जिससे आपका दिल जो है बस पिघला गया। इनके पास तो बहुत अभी रिसेंट का केस है। अच्छा, मेरे पास तो खैर बहुत ज्यादा इस तरह के, अबील के पास भी बहुत है, लेकिन ये कि बाज़ वक़्त ऐसा था कि फैन, हम लोग फैंस की वजह से ही, जाहिर है वो हमें देखते हैं, हमें पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा फील होता है कि शायद वो हमारी पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा इंटरफेरेंस करते हैं। जैसे मुझे पसंद नहीं कि कोई सैटरडे संडेज को मुझे कॉल करे, अच्छा, चाहे वो मेरा फैन बंद कर दिया करें, इसका तो आसान है। नहीं, वो मैं बंद नहीं करती कभी, मैं तो प्रोग्राम के दौरान नहीं बंद करती, जो मेरा लोग फोन मेरा बैग उठा, मजबूरी हो सकती है, बिल्कुल सही है। तो मतलब ये फैंस के लिए आपका मैसेज है कि सैटरडे संडे को कॉल ना करो। नहीं, वैसे आप जिस तरह करेंगे, जो भी आपकी क्वेरी होगी मैं जरूर उसको सॉल्व करूंगी, लेकिन ये कि मुझे लगता है कि हमारे पास फैमिली टाइम कम होता है, क्योंकि हम कहीं बाहर जाते हैं और लोग, पहले सवाल ये होता है कि ओह आप लोग भी बाहर आके खाना खाते हैं। मतलब ये यूं होता होगा कि चूंकि लोग ये सोचते हैं कि आप खुद इतना अच्छा खाना पकाती हैं तो क्या भाई आप बाहर जाकर खाएंगी, आप तो खुद सबसे अच्छा खाने से ज्यादा एम्बियंस भी तो होता है, हमें होता है कि हम एम्बियंस को एंजॉय करें और कभी फैमिली के साथ बैठ के, और कभी खुद ना भी बनाएं। बिल्कुल ऐसा होता है, बहुत दफा ऐसा होता है। वीकेंड पे तो मेरा कभी दिल नहीं चाहता कि मैं कुकिंग रेस्टोरेंट खोल लें, ये क्यों नहीं कर रही आप? बस बड़ी देर कर दी आपने, मेहरबान से आते फाइनेंसर के ढूंढ के दे, पहले फाइनेंसर आप ढूंढ के दें। ये इस पर ये भी हम है ना मार का सरंजाम देते हैं को पार्टनर, इस पर हम बात करते हैं प्रोग्राम के बाद, गुफ्तगू करते हैं। कोई नहीं, आप कैमरे के सामने आप बताएं ताकि मुझे भी वो के सनद रह जाए। मुझे ऐसा लग रहा है यही पार्टनरशिप करने वाले हैं, आपकी बैंक डिटेल्स चेक की जाए। मैं तो आप देखें खाने के चक्कर में आया हुआ हूँ, खाने के चक्कर में प्रोग्राम पर आया हुआ हूँ, आप देखें क्या हालात है। आपका क्रेजी फैन मोमेंट?
बस यही है। मुझे तो फैंस अच्छे हैं, ठीक है सब लोग, क्योंकि हम शो करते हैं ऑब्वियसली इस फैंस की वजह से हम लोग होते हैं, लेकिन बस मैं भी यही नहीं चाहती। लोग कहते हैं आप नंबर क्यों नहीं दे रहे, नंबर क्यों नहीं दे रहे, नंबर इसलिए ही नहीं देते हैं बात तो बड़े रॉन्ग नंबर आना शुरू हो जाता है। हर टाइम फोन बज रहा होता है, हर टाइम फोन लगता है सिर्फ हमने चार्ज इसी चक्कर में किया है, क्योंकि वो हर टाइम चाहे वो अच्छा समटाइम्स फैंस ये नहीं देखते कि टाइम क्या है, रात के 12 भी बज रहे हो चाहे रात के 2 बज रहे हो, तो उस टाइम भी कॉल आ जाती है। तो मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। आप मेरा नंबर दे दें उनको, मैं बात कर लूंगा उनसे कि देखो। अच्छा फिर होता ये है कि जब अगर आप बात ना करें, जी फैन से अगर बातचीत ना करें ना, तो फिर वो थोड़ा सा हमें कहते कि जी आपका बहुत एटीट्यूड है, ऐसा जबकि ऐसा होता नहीं है। कभी कभी अब जैसे मैं हूँ, मैं 1 बजे सुबह तक अपने काम में बिजी होती हूँ घर के, फिर उसके बाद मुझे यहाँ आना होता है, ऑफिस आना होता है, मैं उससे बिजी होती हूँ, फिर यहाँ से जाके फिर बाकी अपनी चीज़ें, आपकी फैमिली लाइफ भी होती है। तो मैं कहती एक टाइम होना चाहिए ऐसा कि जिस वक्त आप कॉल करें, मैं कभी भी मना नहीं करूँगा। और ऑब्वियसली हाँ उधर जाके लग जाती है एक और, कहाँ से टाइम निकालूं। बात भी सही है भाई, बच्चे छोटे वो आए हैं, वो आते हैं सेट पे कभी? नहीं अभी तक नहीं। वो वाह वाह, क्या इन्होंने वो का जो लफ्ज इस्तेमाल बच्चों के लिए ऐसा, वरना तो वो जो है वो बच्चों के अब्बा के लिए इस्तेमाल होता है। वो चलो दोनों वो आ गए, दोनों वो आए हैं, बच्चों के अब्बा ये बच्चे, ये और वो कर लेना, ये और वो दोनों नहीं। ये नाम नहीं लेना होता, मशरिकी ख़वातीन में ये नाम नहीं लेना होता, ये रिवायात है हमारी, तमद्दुन है हमारा, नाम ना लो, ठीक नाम ना लो, ऐसा ही है। तो वो आए हैं? नहीं वो भी नहीं आए, ये भी नहीं आए, वो भी ना आए, ये भी ना आए, ये क्या बात है? सिर्फ यही आए हैं, बस यही आए हैं, आप लोग आ आए गए। हैं। अब हम आए हैं तो खाए बगैर जाएंगे नहीं, आखिरी चीज बची हुई है, इसको ना ट्राई करें हम। ओह अच्छा अच्छा, लेकिन इसको ट्राई करने से पहले हम आपसे इजाजत चाहेंगे, और वाकई जो आप लोगों ने हमें वक्त दिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जबरदस्त हमारे शो के बीच में आने का, हमारा शो बर्दाश्त करने का। किया पता नहीं क्या शुरू होने वाला था, क्योंकि हम लोग आपकी शो से वाकिफ हैं, हमने देखा हुआ है आप लोग किस तरह के शो करते हैं और किस तरह के सवालात का बौछार होता है, तो डर के मारे हमने जल्दी वाइंड अप कर दिया अपना शो। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें होस्ट किया, और वी आर रियली ऑनर्ड एंड ग्रेटफुल कि आप लोगों ने वक्त दिया हमें, और हमारे नाजरीन भी यकीनन खुश हुए होंगे आप लोगों को, जो एक अलग लाइफ जो है वो हमें अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत हंसा आया, थोड़े से टाइम में बहुत हंसे हैं, बहुत एंजॉय किया। हमारे तो काम यही है जिंदगी में, खुशियां बिखेर, बिल्कुल। घर जाके चाहे बर्तन कपड़े, वो अलग बात है, उसका वक्त हुआ चाहता है नाजरीन, बर्तन धोने चलते हैं। थैंक यू।